सुकरात का नाम सुनते ही हमारे मन में एक बुद्धिमान व्यक्ति की छवि आती है जो हमेशा सवाल पूछता रहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो इतने सवाल क्यों पूछता था? दरअसल सुकरात के लिए सवाल पूछना सिर्फ जिज्ञासा नहीं थी, बल्कि दर्शन की आत्मा थी। उनका विश्वास था कि सच्चा ज्ञान केवल प्रश्नों के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। सुकरात का मानना था कि हम सभी के अंदर ज्ञान छुपा हुआ है, बस उसे बाहर निकालने की जरूरत है। जैसे एक माली धीरे धीरे पौधे को पानी देकर उसकी वृद्धि में मदद करता है, वैसे ही सवाल हमारे अंदर के ज्ञान को धीमी गति से बाहर लाने का काम करते हैं। यही कारण है कि उन्होंने अपनी टीचिंग मेथड को मानसिक प्रसव कहा था। यह प्रोसेस बिल्कुल उसी तरह होती है जैसे कोई माँ अपने बच्चे को जन्म देती है। दोस्तों, जब हम किसी से सीधे जवाब मांगते हैं तो अक्सर वो तैयार उत्तर दे देता है, लेकिन जब हम धैर्य के साथ सवाल पूछते हैं तो व्यक्ति को गहराई से सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। यह प्रोसेस उसकी क्रिटिकल थिंकिंग को धीरे धीरे जगाती है। सुकरात यही चाहता था, लोग अपने विचारों को गहराई से समझें और अपनी अजम्पशंस पर सवाल उठाएं। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहता है न्याय अच्छी चीज है, तो सुकरात शांति से पूछता था, न्याय क्या है? फिर क्या हमेशा न्याय करना सही होता है? ऐसे सवालों से व्यक्ति को अपनी मान्यताओं पर फिर से विचार करना पड़ता था। यह एक जेंटल प्रोसेस थी जो व्यक्ति को अनकंफर्टेबल नहीं बल्कि क्यूरियस बनाती थी। यह मेथड आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। जब हम अपने आप से सवाल पूछते हैं तो हमारी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है। हम अपनी भावनाओं, विचारों और रिएक्शंस को बेहतर समझने लगते हैं। ये इमोशनल रेजिलियंस बनाने में भी मदद करता है। सुकरात की ये शिक्षा हमें बताती है कि सच्चा ज्ञान तब मिलता है जब हम अपनी अज्ञानता को स्वीकार करते हैं और लगातार सवाल पूछते रहते हैं। यही दर्शन का सबसे बड़ा उपहार है, हमेशा सीखते रहने की प्रेरणा। दर्शन शास्त्र के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हमारे सोचने के तरीके में भी गहरी छाप छोड़ गए हैं। सुकरात का नाम उन्हीं में से एक है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो हमें दिखाएगी कि कैसे एक व्यक्ति ने पूरे दर्शन शास्त्र की दिशा ही बदल दी। ये कहानी है उस क्रांति की जिसने प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या से हटकर मानवीय चेतना और अमूर्त विचारों की खोज की शुरुआत की। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के एथेंस की कल्पना करिए। ये शहर उस समय दुनिया का सबसे जीवंत बौद्धिक केंद्र था। यहाँ के बाजारों में, मंदिरों के आसपास और खुले चौराहों पर लोग इकट्ठा होकर बहस करते थे। लेकिन उस समय के ज्यादातर विचारक प्रकृति के रहस्यों में उलझे हुए थे। वे जानना चाहते थे कि पृथ्वी किस चीज से बनी है, तारे क्यों चमकते हैं और मौसम कैसे बदलते हैं। इन सवालों में कुछ गलत नहीं था, लेकिन सुकरात को लगता था कि कुछ और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। सुकरात ने एक अलग ही राह चुनी। उन्होंने पूछा, क्या हम वाकई जानते हैं कि हम क्या जानते हैं? ये सवाल सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसने दर्शन शास्त्र की नींव हिला दी। जब आप इस सवाल को गहराई से सोचते हैं तो एहसास होता है कि ये कितना जटिल है। हम रोजाना हजारों चीजों के बारे में मान लेते हैं कि हम उन्हें जानते हैं, लेकिन क्या वाकई जानते हैं? सुकरात से पहले के दार्शनिक, जिन्हें हम प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर्स कहते हैं, मुख्यतः प्रकृति की व्याख्या में लगे रहते थे। थेल्स कहते थे कि सब कुछ पानी से बना है। हेराक्लाइटस का मानना था कि आग सबका आधार है। एनाक्सिमेंडर अपने कॉस्मिक थियरीज में व्यस्त थे। वे पूछते थे कि पानी क्यों बहता है, आग क्यों जलती है या सूरज क्यों चमकता है। ये सभी महत्वपूर्ण सवाल थे, लेकिन सुकरात ने इन सवालों से कहीं गहरे जाकर पूछा, न्याय क्या है, सच्चाई क्या है, अच्छाई का मतलब क्या है, साहस किसे कहते हैं। यह बदलाव सिर्फ विषय का नहीं था, बल्कि पूरी सोच के तरीके का था। सुकरात ने महसूस किया कि बाहरी दुनिया को समझने से पहले हमें अपने भीतर की दुनिया को समझना होगा। उन्होंने कहा था, अपने आप को जानो। ये वाक्य सिर्फ एक सुझाव नहीं था, बल्कि एक पूरी दार्शनिक क्रांति का आधार था।
सुकरात का मानना था कि जब तक हम अपनी चेतना, अपने विचारों और अपनी मान्यताओं को नहीं समझेंगे, तब तक हम कुछ भी सच्चे अर्थ में नहीं समझ सकते। दरअसल सुकरात का यह अप्रोच बिल्कुल क्रांतिकारी था। पहले के दार्शनिक बाहर की तरफ देखते थे, आकाश की तरफ, समुद्र की तरफ, पहाड़ों की तरफ। लेकिन सुकरात ने कहा कि सबसे पहले अंदर की तरफ देखो, अपने मन की गहराइयों में जाओ, अपने विचारों को परखो, अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाओ। सुकरात की सबसे बड़ी देन थी उनकी प्रश्न करने की पद्धति। आज हम इसे सुकराती पद्धति कहते हैं। ये कोई साधारण सवाल जवाब का खेल नहीं था। ये एक गहरी खुदाई थी, विचारों की, मान्यताओं की और धारणाओं की। सुकरात किसी भी बात को यूं ही स्वीकार नहीं करते थे। वे लगातार पूछते रहते थे, क्यों, कैसे, क्या वाकई। उनके सवाल इतने तीखे होते थे कि लोग अपनी ही मान्यताओं पर संदेह करने लगते थे। इस पद्धति को समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति सुकरात के पास आता है और कहता है, मैं बहुत बहादुर हूं। सुकरात मुस्कुराते हुए पूछते हैं, अच्छा तो बहादुरी क्या है? वो व्यक्ति कहता है, बहादुरी का मतलब है खतरे का सामना करना। सुकरात फिर पूछते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बिना सोचे समझे खतरे में कूद जाए तो क्या वो बहादुर है या मूर्ख? अब वो व्यक्ति थोड़ा परेशान हो जाता है। वो कहता है, नहीं, बहादुरी में समझदारी भी होनी चाहिए। सुकरात मुस्कुराते हुए पूछते हैं, तो फिर बहादुरी और समझदारी में क्या फर्क है? इस तरह धीरे धीरे वो व्यक्ति समझ जाता है कि जो चीज उसे बिल्कुल साफ लगती थी वो दरअसल बहुत जटिल है। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहता था कि वो न्याय को समझता है, तो सुकरात पूछते थे, अच्छा तो न्याय क्या है? जब वो व्यक्ति कोई परिभाषा देता तो सुकरात उसमें छेद निकालते। वे दिखाते कि ये परिभाषा कहीं ना कहीं अधूरी है या विरोधाभासी है। वे पूछते, अगर न्याय का मतलब है हर व्यक्ति को वो देना जिसका वो हकदार है, तो फिर एक चोर को सजा देना न्याय है या अन्याय? इस तरह धीरे धीरे वो व्यक्ति समझ जाता था कि वो जितना समझता था वो उससे कहीं कम जानता है। यही था सुकरात का अज्ञान का ज्ञान, ये जानना कि हम नहीं जानते। ये पद्धति सिर्फ बौद्धिक व्यायाम नहीं थी, ये एक गहरी आत्मिक साधना थी। सुकरात का मानना था कि जब हम अपनी अज्ञानता को स्वीकार करते हैं, तभी हम सच्चे ज्ञान की तरफ बढ़ सकते हैं। यह बात आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। हमारे समय में जब हर कोई हर चीज के बारे में राय रखता है, जब सोशल मीडिया पर हर व्यक्ति एक्सपर्ट बन जाता है, सुकरात की ये शिक्षा हमें विनम्रता सिखाती है। यह हमें बताती है कि सच्ची बुद्धिमत्ता में यह स्वीकार करना शामिल है कि हम बहुत कुछ नहीं जानते। सुकरात ने दर्शन शास्त्र को सिर्फ विषय नहीं बदला, बल्कि उसका स्वरूप ही बदल दिया। उन्होंने दिखाया कि दर्शन कोई अकादमिक विषय नहीं है, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। उनके लिए दर्शन का मतलब था बेहतर इंसान बनना। वे कहते थे कि अपरीक्षित जीवन जीने योग्य नहीं है, यानी जो जीवन हम बिना सोचे समझे जी रहे हैं वो वास्तव में जीवन ही नहीं है। ये बात कितनी गहरी है। आज के भागदौड़ भरे जमाने में जब हम अक्सर ऑटो पायलट मोड में जी रहे होते हैं, सुकरात की ये बात हमें रोकने पर मजबूर करती है। दोस्तों, यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि सुकरात ने कभी कुछ लिखा ही नहीं। उनकी सारी शिक्षाएं हमें उनके शिष्य प्लेटो के माध्यम से मिली हैं। यह भी सुकरात के दर्शन का हिस्सा था। वे मानते थे कि सच्चा ज्ञान लिखित शब्दों में नहीं, बल्कि जीवंत संवाद में मिलता है। जब दो लोग आमने सामने बैठकर बात करते हैं, सवाल पूछते हैं, जवाब देते हैं, तो वहां कुछ जादू होता है। वहां नए विचार जन्म लेते हैं, वहां अंडरस्टैंडिंग की एक नई लेयर खुलती है। सुकरात का मानना था कि जब हम किसी किताब को पढ़ते हैं तो हम उससे सवाल नहीं पूछ सकते, लेकिन जब हम किसी इंसान से बात करते हैं तो हम उससे क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं, उसकी बात को चैलेंज कर सकते हैं और अपनी कंफ्यूजन शेयर कर सकते हैं। यही कारण है कि सुकरात हमेशा डायलॉग को प्रेफर करते थे। सुकरात की इस पद्धति का प्रभाव सिर्फ दर्शन शास्त्र तक सीमित नहीं रहा। आज के समय में शिक्षा से लेकर मनोविज्ञान तक, कानून से लेकर बिजनेस कोचिंग तक, हर क्षेत्र में सुकराती पद्धति का इस्तेमाल होता है।
जब एक शिक्षक छात्रों से सवाल पूछकर उन्हें सोचने पर मजबूर करता है, तो वो सुकराती पद्धति का ही इस्तेमाल कर रहा होता है। जब एक मनोवैज्ञानिक अपने मरीज से सवाल पूछकर उसे अपनी समस्याओं का समाधान खुद खोजने में मदद करता है, तो वो भी सुकरात के नक्शे कदम पर चल रहा होता है। आज के लॉ स्कूल्स में सुकराती पद्धति का व्यापक इस्तेमाल होता है। प्रोफेसर्स अपने स्टूडेंट्स से लीगल केसेस के बारे में सवाल पूछते हैं, उन्हें अपनी रीजनिंग एक्सप्लेन करने को कहते हैं और फिर उस रीजनिंग में होल्स निकालते हैं। ये प्रोसेस स्टूडेंट्स को क्रिटिकल थिंकिंग सिखाता है और उन्हें रियल वर्ल्ड लीगल प्रैक्टिस के लिए तैयार करता है। सुकरात का सबसे बड़ा योगदान ये था कि उन्होंने दिखाया कि सवाल पूछना जवाब देने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक अच्छा सवाल हजारों जवाबों से ज्यादा कीमती होता है, क्योंकि सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है, जबकि जवाब अक्सर हमारी सोच को रोक देता है। सुकरात ने हमें सिखाया कि संदेह करना बुरी बात नहीं है, संदेह ही हमें सच्चाई तक पहुंचाता है। ये अप्रोच आज के साइंटिफिक मेथड का भी आधार है। आज के युग में जब हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड के दौर से गुजर रहे हैं, सुकरात की शिक्षा और भी प्रासंगिक हो जाती है। हर दिन हमारे सामने हजारों तथ्य, राय और विचार आते हैं। सोशल मीडिया पर हर मिनट नई जानकारी आती रहती है, लेकिन क्या हम उन सबको बिना सोचे समझे स्वीकार कर लेते हैं? सुकरात हमें सिखाते हैं कि हर बात पे सवाल उठाना, हर विचार को परखना और अपनी मान्यताओं को चुनौती देना जरूरी है। फेक न्यूज़ के जमाने में ये स्किल और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। सुकरात की विरासत सिर्फ दर्शन शास्त्र में नहीं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी दिखाई देती है। जब हम कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने से पहले अपने आप से सवाल पूछते हैं, जब हम अपनी मान्यताओं पर पुनर्विचार करते हैं, जब हम दूसरों की बातों को यूं ही स्वीकार नहीं करते, तो हम सुकराती पद्धति का ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जब एक पेरेंट अपने बच्चे से पूछता है, तुम्हें क्यों लगता है कि यह सही है, तो वो सुकरात की टीचिंग को आगे बढ़ा रहा होता है। सुकरात ने हमें यह भी सिखाया कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता में फर्क होता है। ज्ञान का मतलब है तथ्यों को जानना, लेकिन बुद्धिमत्ता का मतलब है उन तथ्यों को समझना और उनका सही इस्तेमाल करना। आज के डिजिटल युग में जब हमारे पास अनगिनत जानकारी उपलब्ध है, ये फर्क और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। गूगल पर हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को समझना और उसका वाइज यूज करना, यही असली चैलेंज है। सुकरात का मायोएटिक मेथड, जिसे मिडवाइफरी ऑफ आइडियाज भी कहते हैं, ये मानता है कि हर व्यक्ति के अंदर पहले से ही सच्चाई छुपी हुई है। टीचर का काम ये नहीं है कि वो स्टूडेंट के दिमाग में नॉलेज डाले, बल्कि ये है कि वो उस नॉलेज को बाहर निकालने में मदद करे जो पहले से ही वहां मौजूद है। ये अप्रोच मॉडर्न कंस्ट्रक्टिविस्ट एजुकेशन थ्योरी का आधार बना। सुकरात की कहानी हमें ये भी बताती है कि सच्चे दार्शनिक का काम सिर्फ सवाल पूछना नहीं है, बल्कि अपने जीवन को उन सवालों के अनुसार ढालना भी है। सुकरात ने अपने सिद्धांतों के लिए अपनी जान तक दे दी। जब उन्हें मौत की सजा सुनाई गई तो उन्होंने भागने से इनकार कर दिया। उनके दोस्त उन्हें जेल से भगाने का प्लान बना रहे थे, लेकिन सुकरात ने कहा कि अगर मैं अपने सिद्धांतों के विपरीत काम करूंगा तो मेरा पूरा जीवन बेमानी हो जाएगा। उनकी मृत्यु भी एक फिलॉसफिकल स्टेटमेंट थी। प्राचीन यूनान में एक ऐसा समय था जब दुनिया को समझने का तरीका पूरी तरह बदल गया। ये कहानी है मिथोस से लोगोस तक के सफर की, जहां सुकरात ने एक नया रास्ता दिखाया। आज हम इस गहरे बदलाव को समझेंगे जिसने पूरी पश्चिमी सोच की नींव रख दी। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें दिखाती है कि कैसे इंसान की सोच धीरे धीरे अंधविश्वास से निकलकर तर्क की रोशनी में आई। सबसे पहले समझते हैं कि मिथोस क्या था। प्राचीन यूनानी समाज में दुनिया की व्याख्या कहानियों के जरिए होती थी। ज़्यूस की बिजली, पोसाइडन के समुद्री तूफान, डेमेटर की फसलें, हर प्राकृतिक घटना के पीछे कोई देवता था। ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं थीं, बल्कि रियलिटी को समझने का तरीका थीं। होमर और हीसियोड जैसे कवियों ने इन माइथोलॉजिकल नैरेटिव्स को आकार दिया था। इन कहानियों में एक अजीब सी कंफर्ट थी। जब बिजली गिरती थी तो लोग जानते थे कि ज़्यूस नाराज है। जब समुद्र में तूफान आता था तो पोसाइडन की मर्जी समझी जाती थी। ये एक पर्सनल यूनिवर्स था जहां देवता इंसानों की तरह इमोशंस रखते थे।
वे खुश होते, नाराज होते, प्यार करते और बदला लेते थे। इस माइथोलॉजिकल वर्ल्ड व्यू में एक स्ट्रेंज सिक्योरिटी थी, क्योंकि अगर देवताओं को समझा जा सके तो शायद उन्हें खुश भी रखा जा सकता था। लेकिन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कुछ बदलने लगा। मिलेटस शहर में थेलीस जैसे विचारकों ने सवाल उठाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि पानी सब कुछ का मूल तत्व है, कोई देवता नहीं। यह स्टेटमेंट कितनी रेवोल्यूशनरी थी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। पहली बार किसी ने कहा था कि नेचुरल फिनोमेना के पीछे नेचुरल कॉजेज हैं, सुपरनैचुरल नहीं। एनाक्सिमेंडर ने बताया कि पृथ्वी अंतरिक्ष में फ्रीली सस्पेंडेड है, किसी एटलस के कंधों पर नहीं टिकी। कल्पना कीजिए उस समय के लोगों की रिएक्शन। जो लोग हजारों सालों से मानते आए थे कि पृथ्वी को कोई जायंट देवता अपने कंधों पर उठाए हुए है, वे अचानक सुन रहे थे कि यह खुद ही स्पेस में फ्लोट कर रही है। एनाक्सिमेंडर ने यह भी सजेस्ट किया था कि सभी लिविंग बीइंग्स किसी प्राइमोर्डियल सब्सटेंस से इवॉल्व हुए हैं। यह आइडिया डार्विन से हजारों साल पहले की थी। हेराक्लाइटस ने और भी फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि चेंज ही रियलिटी का फंडामेंटल नेचर है। उनका फेमस स्टेटमेंट था कि आप सेम रिवर में 2 बार स्टेप नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरी बार पानी अलग होगा। यह आइडिया कितनी प्रोफाउंड थी। ये सजेस्ट कर रही थी कि परमानेंस एक इल्यूजन है और फ्लक्स ही रियल है। ये प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर्स धीरे धीरे मिथोस को लोगोस से रिप्लेस कर रहे थे। लेकिन ये ट्रांजिशन आसान नहीं था। सोसाइटी में रेजिस्टेंस था, क्योंकि लोग अपनी ट्रेडिशनल बिलीफ्स को छोड़ने के लिए रेडी नहीं थे। फिर भी ये ब्रेव थिंकर्स अपने ऑब्जर्वेशंस और लॉजिकल रीजनिंग पर ट्रस्ट करके आगे बढ़ते रहे। लोगोस का मतलब था रैशनल एक्सप्लेनेशन, एविडेंस बेस्ड थिंकिंग। जहां मिथोस में फेथ की जरूरत थी, वहां लोगोस में ऑब्जर्वेशन और लॉजिकल डिडक्शन का इस्तेमाल होता था। ये ट्रांजिशन सिर्फ इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज नहीं थी, ये ह्यूमन कॉन्शियसनेस का फंडामेंटल शिफ्ट था। इंसान पहली बार ये समझ रहा था कि यूनिवर्स को सिस्टमैटिक थिंकिंग के जरिए समझा जा सकता है। लेकिन प्री सोक्रेटिक्स के साथ एक प्रॉब्लम भी थी। वो सभी अलग अलग थियरीज प्रपोज कर रहे थे। थेल्स कहते थे सब कुछ पानी है, एनाक्सिमेनेस कहते थे हवा है, हेराक्लाइटस कहते थे आग है। ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था। पार्मेनिडीज ने तो यहां तक कहा कि चेंज एक इल्यूजन है और रियलिटी में कुछ भी नहीं बदलता। ये डायरेक्टली हेराक्लाइटस के आइडियाज के ऑपोजिट था। अब आते हैं सुकरात पर, जो इस फिलोसॉफिकल रिवॉल्यूशन के सेंटर में खड़े थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सुकरात ने अपने प्रेडिसेसर्स से अलग रास्ता चुना। प्री सोक्रेटिक्स नेचुरल फिलॉसफी में बिजी थे। वे पूछते थे कि यूनिवर्स किस चीज से बना है, कैसे काम करता है। थेल्स कहते थे पानी, हेराक्लाइटस कहते थे फायर, डेमोक्रिटस कहते थे एटम्स। सुकरात ने इन सब सवालों को रिजेक्ट कर दिया। उनका कहना था कि ये क्वेश्चंस वर्थलेस हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें गुड लाइफ जीने में हेल्प नहीं करते। सुकरात के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हाउ शुड वी लिव? नेचुरल फिनोमेना की एक्सप्लेनेशन से ज्यादा जरूरी था एथिकल और मॉरल क्वेश्चंस का जवाब। सुकरात का ये अप्रोच रेवोल्यूशनरी था, लेकिन साथ ही कंट्रोवर्शियल भी। वे कहते थे कि अगर आप ये जान भी लें कि स्टार्स कैसे मूव करते हैं या पृथ्वी किस चीज से बनी है, तो इससे आपको क्या फायदा? क्या ये नॉलेज आपको बेटर पर्सन बनाएगी? क्या ये आपको जस्टिस और करेज के बारे में कुछ सिखाएगी? यहां दोस्तों हम देख सकते हैं कि सुकरात का अप्रोच कितना रेवोल्यूशनरी था। जहां प्री सोक्रेटिक्स एक्सटर्नल वर्ल्ड को समझने में लगे थे, वहां सुकरात ने फोकस को इंटरनल वर्ल्ड पर शिफ्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। ये स्टेटमेंट सिर्फ फिलोसॉफिकल स्लोगन नहीं था, ये पूरी वेस्टर्न थॉट की डायरेक्शन चेंज कर देने वाला आइडिया था। सुकरात का मानना था कि सेल्फ नॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट है। वे कहते थे कि हम बाहरी दुनिया को समझने में इतने बिजी हैं कि खुद को समझना भूल जाते हैं। उनका फेमस ऑरेकल स्टेटमेंट था, नो दाय सेल्फ। ये सिर्फ फिलोसॉफिकल एडवाइस नहीं था, बल्कि एक कंप्लीट मेथोडोलॉजी थी लाइफ को अप्रोच करने की। सुकरात की एक और मेजर क्रिटिसिज्म थी प्री सोक्रेटिक्स एक्सप्लेनेशंस की इनएडिक्वेसी को लेकर। उनका कहना था कि ये फिलोसोफर्स सिर्फ ओरिजिन्स और मैकेनिज्म्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन पर्पस के बारे में नहीं। अगर कोई पूछे कि सुकरात प्रिजन में क्यों बैठे हैं, तो मटीरियलिस्ट फिलोसोफर कहेगा कि उनकी बोन्स और मसल्स का अरेंजमेंट ऐसा है। लेकिन सुकरात कहते थे कि रियल एक्सप्लेनेशन ये है कि उन्होंने जस्टिस के लिए ये चॉइस की है। ये फंक्शनल एक्सप्लेनेशन का कॉन्सेप्ट था, चीजों को उनके पर्पस से समझना, सिर्फ उनकी मटेरियल कॉम्पोजिशन से नहीं।
ये अप्रोच बाद में एरिस्टोटल के टेलियोलॉजिकल थिंकिंग में डेवलप हुई और क्रिश्चियन फिलॉसफी में भी इन्फ्लुएंशियल बनी। सुकरात ये कह रहे थे कि मियर मैकेनिकल एक्सप्लेनेशंस इनसफिशिएंट हैं, हमें मीनिंग और पर्पस को भी कंसिडर करना चाहिए। सुकरात का एक और सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन था डायलेक्टिकल मेथड का डेवलपमेंट। जहां प्री सोक्रेटिक्स अपनी थियरीज प्रेजेंट करते थे, वहां सुकरात ने क्वेश्चनिंग का सिस्टमैटिक अप्रोच बनाया। वे कहते थे, आई नो दैट आई नो नथिंग। ये इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी का स्टेटमेंट था, जो डॉगमैटिक असर्शंस के ऑपोजिट था। इस सोक्रेटिक मेथड में कंटिन्यूअस क्वेश्चनिंग होती थी। अगर कोई कहता कि करेज क्या है, तो सुकरात उससे एग्जाम्पल्स मांगते, फिर उन एग्जाम्पल्स में कॉन्ट्रडिक्शंस निकालते और फाइनली पर्सन को रियलाइज होता कि वो एक्चुअली नहीं जानता कि करेज क्या है। ये प्रोसेस अपोरिया कहलाती थी, प्रोडक्टिव कंफ्यूजन की स्टेट। ये मेथड कितनी पावरफुल थी, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि आज भी एजुकेशन सिस्टम्स में सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग का यूज होता है। टीचर स्टूडेंट्स से सवाल पूछकर उन्हें थिंकिंग प्रोसेस में एंगेज करते हैं, बजाय सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के। ये अप्रोच प्री सोक्रेटिक सर्टेनिटीज के बिल्कुल विपरीत था। पार्मेनिडीज कॉन्फिडेंट थे कि रियलिटी अनचेंजिंग है। हेराक्लाइटस श्योर थे कि एवरीथिंग फ्लोज। लेकिन सुकरात ने इस इंटेलेक्चुअल एरोगेंस को चैलेंज किया। उन्होंने दिखाया कि ट्रू विजडम इग्नोरेंस को एक्नॉलेज करने में है। सुकरात की ये ह्यूमिलिटी फेक नहीं थी, ये जेन्युइन था। वे रियली मानते थे कि हमारी नॉलेज लिमिटेड है और हमें कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन करते रहना चाहिए। ये एटीट्यूड मॉडर्न साइंटिफिक मेथड का प्रिकर्सर था, जहां थियोरीज को कॉन्स्टेंटली टेस्ट और रिफाइन किया जाता है। सुकरात की इस फिलोसॉफिकल शिफ्ट का इम्पैक्ट इनॉर्मस था। उन्होंने फिलॉसफी को कॉस्मोलॉजी से एंथ्रोपोलॉजी की तरफ मोड़ दिया, नेचुरल साइंस से एथिकल इंक्वायरी की तरफ, एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन से इंटरनल रिफ्लेक्शन की तरफ। ये टर्न इनवर्ट बाद में प्लेटो के आइडियलिज्म में और भी डेवलप हुआ। लेकिन ये ट्रांजिशन कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं था। सुकरात ने मिथ को पूरी तरह रिजेक्ट नहीं किया, उन्होंने इसे ट्रांसफॉर्म किया। उनकी डायलॉग्स में भी मिथ्स आती हैं, लेकिन फिलोसॉफिकल पर्पसेस के लिए। सिमिलरली उन्होंने लोगोस को रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि इसे ह्यूमन अफेयर्स पर अप्लाई किया। सुकरात का अप्रोच बैलेंस था। वे ना तो प्योर रैशनलिस्ट थे, ना ही मिथ के ब्लाइंड फॉलोअर। वे समझते थे कि ह्यूमन एक्सपीरियंस कॉम्प्लेक्स है और इसे समझने के लिए मल्टीपल अप्रोचेस की जरूरत है। उनकी डायलॉग्स में पोएट्री भी है, लॉजिक भी है, इमोशन भी है और रीजन भी है। इस फिलोसॉफिकल रेवोल्यूशन का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखें तो ये क्लियर हो जाता है कि सुकरात ने वेस्टर्न थॉट की फाउंडेशन रखी। उनके बाद प्लेटो ने मेटाफिजिक्स डेवलप की, एरिस्टोटल ने लॉजिक और एथिक्स को सिस्टमेटाइज किया। मिडीवल फिलॉसफी में भी सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग का इन्फ्लुएंस दिखता है। क्रिश्चियन फिलोसोफर्स जैसे ऑगस्टीन ने सोक्रेटिक सेल्फ एग्जामिनेशन को स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में यूज किया। रेनेसॉन्स में भी सोक्रेटिक आइडियल्स का रिवाइवल हुआ। एनलाइटनमेंट थिंकर्स ने क्रिटिकल थिंकिंग और रैशनल इंक्वायरी को प्रमोट किया, जो डायरेक्टली सोक्रेटिक ट्रेडिशन से कनेक्टेड था। मॉडर्न टाइम्स में भी सुकरात की रेलेवेंस बनी हुई है। क्रिटिकल थिंकिंग, सेल्फ एग्जामिनेशन, एथिकल रिफ्लेक्शन, ये सब कॉन्सेप्ट्स जो आज हमारी एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा है, वो सुकरात की देन है। जब हम कहते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ साथ ह्यूमन वैल्यूज भी इंपॉर्टेंट है, तो ये एसेंशियली सोक्रेटिक पोजीशन है। साइकोलॉजी में भी सोक्रेटिक मेथड का यूज होता है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में थेरेपिस्ट्स पेशेंट से सिस्टमैटिक क्वेश्चंस पूछते हैं ताकि वे अपने थॉट पैटर्न्स को एग्जामिन कर सकें। ये डायरेक्टली सोक्रेटिक ट्रेडिशन से इंस्पायर्ड है। आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो सुकरात का मैसेज और भी रेलेवेंट लगता है। जब हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड के दौर में जी रहे हैं, तो सुकरात की ये टीचिंग कि नो दाई सेल्फ बहुत मीनिंगफुल है। एक्सटर्नल अचीवमेंट से ज्यादा इंटरनल ग्रोथ पर फोकस करना, ये अप्रोच मॉडर्न साइकोलॉजी और वेलनेस प्रैक्टिसेस में भी दिखती है। सोशल मीडिया के युग में जब हर कोई एक्सपर्ट बनने की कोशिश कर रहा है, सुकरात की इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी और भी वैल्यूएबल लगती है। आई नो दैट आई नो नथिंग का एटीट्यूड हमें रिमाइंड करता है कि लर्निंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है।
सुकरात ने यह भी दिखाया कि फिलॉसफी सिर्फ एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि वे ऑफ लाइफ है। उन्होंने अपने बिलीव्स के लिए डेथ को एक्सेप्ट किया, ये प्रूविंग करते हुए कि फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स सिर्फ इंटेलेक्चुअल गेम्स नहीं है। उनकी डेथ एक पावरफुल स्टेटमेंट थी कि कुछ वैल्यूज लाइफ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंत में मिथोस से लोगोस तक का ये जर्नी और सुकरात का यूनिक कंट्रीब्यूशन हमें ये सिखाता है कि ह्यूमन प्रोग्रेस लीनियर नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ी ब्रेक थ्रू तब आती है जब हम एस्टैब्लिश्ड डायरेक्शंस को क्वेश्चन करते हैं। सुकरात ने यही किया। उन्होंने अपने समय की इंटेलेक्चुअल ट्रेंड्स को चैलेंज किया और एक नई डायरेक्शन दी। ये फिलॉसफिकल शिफ्ट सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री नहीं है, ये लिविंग ट्रेडिशन है जो आज भी हमारे थिंकिंग पैटर्न्स को शेप करती है। जब भी हम एथिकल डिलेमास फेस करते हैं, क्रिटिकल क्वेश्चंस पूछते हैं या सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं, तो हम एसेंशियली सोक्रेटिक ट्रेडिशन को कंटिन्यू कर रहे होते हैं। सुकरात की लेगेसी ये है कि उन्होंने हमें दिखाया कि विजडम का मतलब इंफॉर्मेशन अक्यूमुलेट करना नहीं है, बल्कि राइट क्वेश्चंस पूछना है। आज के कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में ये लेसन और भी रेलेवेंट है, जहां हमारे पास इंफॉर्मेशन तो बहुत है, लेकिन विजडम की कमी है। सुकरात का तरीका, सवालों की शक्ति से सच तक का सफर। दोस्तों, कल्पना करिए कि आप किसी से पूछते हैं कि न्याय क्या है, और वो कहता है कि न्याय का मतलब है सच बोलना। लगता है सही जवाब, है ना? लेकिन फिर आप पूछते हैं, अगर कोई पागल आदमी आपसे तलवार मांगे और आप जानते हो कि वो किसी को नुकसान पहुंचाएगा, तो क्या सच बोलकर उसे तलवार देना न्याय होगा? अचानक वो सीधा सा जवाब इतना सीधा नहीं लगता। यही है सुकरात का जादू। वो सिर्फ सवाल पूछकर लोगों को दिखा देता था कि जो चीजें वे पक्के तौर पर जानते समझते थे, वो दरअसल उतनी साफ नहीं थी। आज हम इसी खूबसूरत तरीके को समझेंगे, सुकराती पद्धति को, जो सिर्फ सवालों के जरिए हमारी सोच को गहराई तक ले जाती है। सुकरात एथेंस की गलियों में घूमकर लोगों से बातचीत करता था। वो किसी भी व्यक्ति को रोक लेता था और उससे कहता था, आप तो बहुत समझदार लगते हैं, मुझे बताइए कि सुंदरता क्या है, या फिर आप तो बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे समझाइए कि अच्छाई क्या होती है। और फिर शुरू होता था सवालों का सिलसिला। धीरे धीरे व्यक्ति को एहसास होता था कि जो चीज वो पक्के तौर पर जानता समझता था, वो उतनी स्पष्ट नहीं है जितनी लगती थी। सुकराती पद्धति का मूल सिद्धांत बेहद सरल है, सवाल पूछना। लेकिन ये कोई आम सवाल नहीं है, ये वो सवाल हैं जो हमारी मान्यताओं की जड़ों तक जाकर उन्हें हिलाते हैं। जब हम कहते हैं कि हम कुछ जानते हैं, तो सुकरात का तरीका पूछता है, वाकई कैसे जानते हो, क्यों जानते हो, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या तुम सच में जानते हो? इस पद्धति की खूबसूरती ये है कि ये किसी को कुछ सिखाने की कोशिश नहीं करती, बल्कि ये व्यक्ति के अंदर छुपे हुए ज्ञान को बाहर लाने का काम करती है। जैसे एक माली पौधे को पानी देकर उसकी प्राकृतिक वृद्धि में मदद करता है, वैसे ही सुकराती सवाल हमारी सोच की प्राकृतिक गहराई को उजागर करते हैं। सुकरात खुद को दाई का काम करने वाला कहता था। जैसे दाई बच्चे के जन्म में मदद करती है, वैसे ही वो विचारों के जन्म में मदद करता था। आइए इसे एक व्यवहारिक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई कहता है कि साहस का मतलब है डर के बावजूद भी आगे बढ़ना। सुकराती तरीके से हम पूछेंगे, अच्छा, तो क्या हर वो काम जो डर के बावजूद किया जाए वो साहस है? अगर कोई व्यक्ति बिना सोचे समझे खतरनाक काम करे, तो क्या वो साहसी है या मूर्ख? और अगर कोई डॉक्टर मुश्किल ऑपरेशन करता है जिसमें उसे डर लगता है, लेकिन वो अपने अनुभव पर भरोसा करके आगे बढ़ता है, तो क्या ये उस व्यक्ति के साहस से अलग है जो बिना सोचे कूद पड़ता है? अब हम और गहराई में जाएंगे। क्या साहस में हमेशा कोई अच्छा मकसद होना चाहिए? अगर कोई चोर बहुत साहस दिखाकर बैंक लूटता है, तो क्या वो साहसी है, या फिर साहस सिर्फ उन कामों के लिए है जो समाज के लिए अच्छे हों? लेकिन फिर सवाल यह है कि समाज के लिए अच्छा क्या है? कौन तय करेगा कि क्या अच्छा है और क्या बुरा? देखिए कैसे सवाल हमारी परिभाषा को और भी बारीक बनाते जा रहे हैं। अब साहस सिर्फ डर के बावजूद आगे बढ़ना नहीं रह गया, बल्कि इसमें समझदारी, अनुभव, सही मकसद और सामाजिक भलाई भी शामिल हो गई है। ये प्रक्रिया हमें दिखाती है कि जो शब्द हम रोज इस्तेमाल करते हैं वे कितने जटिल और गहरे हैं।
सुकराती पद्धति की एक और खासियत है, ये हमें अपनी अज्ञानता का एहसास कराती है, और ये कोई बुरी बात नहीं है। दरअसल ये ज्ञान की शुरुआत है। जब हम मान लेते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, तो हमारा दिमाग सीखने के लिए बंद हो जाता है। लेकिन जब हमें पता चलता है कि हम नहीं जानते, तो वहीं से असली खोज शुरू होती है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप किसी अंधेरे कमरे में हो और समझ रहे हो कि आप रास्ता जानते हैं। आप आत्मविश्वास से चलते जाते हैं, लेकिन कभी-कभी दीवार से टकरा जाते हैं। लेकिन जब कोई मोमबत्ती जलाता है, तो आपको पता चलता है कि कमरा आपकी सोच से बिल्कुल अलग है। पहले आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन फिर आप खुश होते हैं, क्योंकि अब आप सही रास्ता देख सकते हैं। अब आप फर्नीचर को देख सकते हैं, दरवाजे की सही जगह जान सकते हैं और बिना किसी डर के चल सकते हैं। सुकरात का मानना था कि ज्यादातर लोग अपनी अज्ञानता को नहीं पहचानते। वे सोचते हैं कि वे जानते हैं, लेकिन दरअसल वे नहीं जानते। सुकरात कहता था कि कम से कम मैं ये तो जानता हूं कि मैं नहीं जानता। यही है वो प्रसिद्ध कथन, मैं सिर्फ ये जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। दर्शन में सुकराती पद्धति का महत्व इसलिए है क्योंकि ये हमें सिखाती है कि कैसे सोचना है, क्या सोचना है, ये नहीं। ये हमारे तर्क की मांसपेशियों को मजबूत बनाती है। जब हम किसी विचार को अलग अलग कोणों से देखते हैं, तो हमारी समझ गहरी होती जाती है। ये एक कसरत है हमारे दिमाग के लिए, जैसे जिम में हम अपने शरीर की कसरत करते हैं। आधुनिक शिक्षा में भी ये तरीका बहुत उपयोगी है। जब शिक्षक सिर्फ जानकारी देने के बजाय सवाल पूछते हैं, तो छात्र खुद सोचने पर मजबूर होते हैं। वे रटकर जवाब नहीं देते, बल्कि समझकर जवाब देते हैं। ये उनकी सोचने की क्षमता को बढ़ाता है और उन्हें जिंदगी भर के लिए एक अच्छा तरीका सिखाता है। आधुनिक जीवन में भी ये तरीका बेहद उपयोगी है। जब हम कोई फैसला लेते हैं, तो अक्सर हम अपनी पहली सोच पर भरोसा कर लेते हैं। लेकिन अगर हम खुद से सुकराती सवाल पूछें, तो हमारे फैसले बेहतर हो सकते हैं। जैसे, मैं ये क्यों मानता हूं? क्या इसके पीछे कोई ठोस वजह है? क्या मैं किसी पूर्वाग्रह के कारण ये सोच रहा हूं? क्या मैंने सभी पहलुओं पर विचार किया है? मान लीजिए आप किसी नई नौकरी के बारे में सोच रहे हैं। आपका पहला विचार हो सकता है कि ज्यादा पैसा मिलना अच्छी बात है। लेकिन सुकराती सवाल पूछिए, पैसा क्यों महत्वपूर्ण है? क्या सिर्फ पैसे से खुशी मिलती है? अगर इस नौकरी में आपको संतुष्टि नहीं मिलती, तो क्या ज्यादा पैसा वाकई फायदेमंद है? क्या आपकी खुशी के लिए और भी चीजें जरूरी हैं? क्या आपके परिवार पर इसका क्या असर होगा? क्या ये काम आपकी वैल्यूज के साथ मेल खाता है? फिर आप और गहराई में जा सकते हैं। खुशी क्या है? क्या ये सिर्फ एक अच्छी फीलिंग है, या इसमें कुछ और भी है? क्या टेम्परेरी खुशी और लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन में कोई फर्क है? इस तरह के सवाल आपको एक गहरा और संतुलित फैसला लेने में मदद करेंगे। या फिर मान लीजिए आप किसी रिश्ते में परेशानी महसूस कर रहे हैं। आपका पहला विचार हो सकता है कि दूसरा व्यक्ति गलत है, लेकिन सुकराती सवाल पूछिए, क्या मैं पूरी तरह सही हूं? क्या मैंने दूसरे व्यक्ति के नजरिए को समझने की कोशिश की है? क्या मेरी अपेक्षाएं रियलिस्टिक हैं? क्या मैं खुद भी कुछ गलत कर रहा हूं? यह अप्रोच आपको बेहतर समाधान खोजने में मदद करेगा। सुकराती पद्धति का एक और महत्वपूर्ण पहलू है, यह हमें विनम्र बनाती है। जब हम महसूस करते हैं कि हमारी जानकारी सीमित है, तो हम दूसरों की बात सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये हमारे रिश्तों को बेहतर बनाता है और हमें बेहतर इंसान बनाता है। हम कम जजमेंटल होते हैं और ज्यादा समझदार बनते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि सुकराती पद्धति का मतलब है सिर्फ सवाल पूछते रहना और कभी कोई जवाब ना देना, लेकिन ये गलत समझ है। इस पद्धति का मकसद है बेहतर जवाब तक पहुंचना। ये एक यात्रा है, मंजिल नहीं। हर सवाल हमें सच के और करीब ले जाता है। जैसे एक नदी कई मोड़ लेकर समुद्र तक पहुंचती है, वैसे ही सवाल हमें सच तक पहुंचाते हैं। ये प्रोसेस कभी-कभी अनकंफर्टेबल हो सकती है। जब हमारे पुराने विचार हिलने लगते हैं, तो हमें अजीब लग सकता है, लेकिन यही तो ग्रोथ है। जैसे बच्चा चलना सीखते समय गिरता है और फिर उठकर दोबारा कोशिश करता है, वैसे ही हमारी सोच भी गिरती है और फिर मजबूत होकर उठती है।
जब हम इस तरीके को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाते हैं तो हमारी सोच साफ होती जाती है। हम अपने विचारों के पीछे की वजहों को समझने लगते हैं। हमारे फैसले अधिक सोच समझकर लिए गए होते हैं। हम कम इम्पल्सिव होते हैं और ज्यादा थॉटफुल बनते हैं। सुकराती पद्धति हमें यह भी सिखाती है कि सच्चाई अक्सर जटिल होती है। जो चीजें पहली नजर में सरल लगती हैं, वो गहराई में जाकर कई परतों वाली निकलती हैं। और ये कोई परेशानी की बात नहीं है, ये जिंदगी की खूबसूरती है। जैसे एक प्याज में कई परतें होती हैं, वैसे ही हर सच्चाई में भी कई परतें होती हैं। ये मेथड हमें पेशेंस भी सिखाती है। आजकल हम चाहते हैं कि हर चीज का जवाब तुरंत मिल जाए, लेकिन सुकराती पद्धति हमें बताती है कि कुछ चीजों के लिए समय चाहिए। गहरी समझ एक दिन में नहीं आती, ये एक धीमी लेकिन मजबूत प्रोसेस है। अंत में सुकराती पद्धति हमें एक महत्वपूर्ण सबक देती है: सीखना कभी नहीं रुकता। जितना हम जानते हैं उससे कहीं ज्यादा जानने को बाकी है, और ये एहसास हमें जिंदगी भर सीखते रहने की प्रेरणा देता है। ये हमें क्यूरियस बनाए रखता है, जैसे बच्चे होते हैं, हमेशा सवाल पूछते रहते हैं। तो अगली बार जब आप कोई राय बनाएं या कोई फैसला लें, तो खुद से पूछिए, मैं ये क्यों मानता हूं? क्या इसके पीछे ठोस वजह हैं? क्या मैं इसे किसी और नजरिए से भी देख सकता हूं? क्या मैंने सभी पॉसिबिलिटीज पर विचार किया है? ये सवाल आपको एक बेहतर सोच और बेहतर जिंदगी की तरफ ले जाएंगे। सुकरात ने कहा था कि अनपरखी जिंदगी जीने लायक नहीं होती। आज से अपनी जिंदगी को परखना शुरू करिए। सवाल पूछिए, गहराई में जाइए और सच की खोज में निकलिए। धैर्य रखिए, क्योंकि ये एक खूबसूरत यात्रा है। हर सवाल आपको एक नया पर्सपेक्टिव देगा, हर डाउट आपको मजबूत बनाएगा। यही है सुकराती पद्धति का असली जादू। ये सिखाती है कि कैसे जिया जाए, कैसे सोचा जाए और कैसे बेहतर इंसान बना जाए। सुकरात का दर्शन एक अनोखी यात्रा है दोस्तों। ये वो यात्रा है जो हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान निष्कर्षों में नहीं, बल्कि प्रश्नों में छुपा होता है। आज हम इस गहरे विषय को समझेंगे कि क्यों सुकरात मानते थे कि दर्शन का विकास नकारात्मकता के माध्यम से होता है, न कि निश्चित उत्तरों के माध्यम से। जब हम सुकरात के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में एक ऐसे व्यक्ति की छवि आती है जो हमेशा प्रश्न पूछता रहता था। लेकिन ये सिर्फ जिज्ञासा नहीं थी, ये एक गहरी दार्शनिक पद्धति थी, जिसे आज हम सोक्रेटिक मेथड कहते हैं। इस पद्धति का मूल सिद्धांत यह है कि हम जो कुछ भी जानते हैं उसे चुनौती देकर ही सच्चे ज्ञान तक पहुंच सकते हैं। ये वैसा ही है जैसे एक कुम्हार मिट्टी को बार बार दबाता और आकार देता है, तब जाकर एक सुंदर बर्तन बनता है। एथेंस की गलियों में घूमते हुए सुकरात अक्सर लोगों से मिलते थे जो ये दावा करते थे कि वो बहुत कुछ जानते हैं। वो राजनीतिज्ञ हो सकते थे, कवि हो सकते थे, या फिर कारीगर। लेकिन जब सुकरात उनसे सवाल पूछना शुरू करते थे तो धीरे धीरे पता चलता था कि उनका ज्ञान कितना सतही है। ये प्रक्रिया कभी कभी लोगों को परेशान भी करती थी, लेकिन सुकरात का मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं था। वे चाहते थे कि लोग अपनी अज्ञानता को पहचानें और फिर सच्चे ज्ञान की तलाश करें। सुकरात का मानना था कि हमारे पास जो भी विचार और मान्यताएं हैं, वे अक्सर अधूरी या गलत होती हैं। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर से अनावश्यक हिस्सों को हटाकर सुंदर मूर्ति बनाता है, वैसे ही दर्शन में भी हमें गलत धारणाओं को हटाना पड़ता है। यह प्रक्रिया नकारात्मक लग सकती है, लेकिन यही सच्चे ज्ञान का रास्ता है। यह वैसा ही है जैसे एक बागवानी करने वाला व्यक्ति पहले खरपतवार हटाता है, तब जाकर फूल खिलने की जगह मिलती है। इस दृष्टिकोण को समझने के लिए हमें सुकरात के प्रसिद्ध कथन को याद करना होगा, मैं केवल इतना जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। यह कथन केवल विनम्रता नहीं दर्शाता, बल्कि एक गहरी दार्शनिक सच्चाई को उजागर करता है। जब हम यह स्वीकार करते हैं कि हमारा ज्ञान सीमित है, तभी हम सच्चे ज्ञान की खोज शुरू कर सकते हैं। यह वैसा ही है जैसे एक खाली कटोरा ही भरा जा सकता है, भरे हुए कटोरे में कुछ और नहीं आ सकता। प्राचीन यूनान में सुकरात को एक अजीब व्यक्ति माना जाता था। वे ना तो धन कमाने में रुचि रखते थे और ना ही किसी राजनैतिक पद की चाह रखते थे। उनकी पूरी जिंदगी सिर्फ एक काम में लगी हुई थी,
लोगों से सवाल पूछना और उन्हें सोचने पर मजबूर करना। वे कहते थे कि वे एक मिडवाइफ की तरह हैं, जो दूसरों के मन में छुपे हुए विचारों को बाहर लाने में मदद करते हैं। जैसे एक दाई बच्चे के जन्म में सहायता करती है, वैसे ही सुकरात लोगों के मन में छुपे हुए ज्ञान को बाहर लाने में मदद करते थे। सुकरात की पद्धति में 3 मुख्य चरण होते हैं। पहला चरण है अज्ञानता की स्वीकृति। यहाँ व्यक्ति को ये समझना होता है कि वो जो कुछ भी जानता समझता है वो पूर्ण नहीं है। ये चरण सबसे कठिन होता है क्योंकि हमारा अहंकार हमें ये मानने से रोकता है कि हम कुछ नहीं जानते। दूसरा चरण है प्रश्न करना। यहाँ हम अपनी मान्यताओं को चुनौती देते हैं। ये वैसा ही है जैसे हम अपने घर की नींव को जांच रहे हों कि कहीं वो कमजोर तो नहीं। तीसरा चरण है परीक्षण। यहाँ हम अपने विचारों को तर्क की कसौटी पर परखते हैं। ये प्रक्रिया कभी कभी असहज लग सकती है। जब हमारी पुरानी मान्यताएं टूटती हैं तो हमें लगता है जैसे हम कुछ खो रहे हैं। ये वैसा ही है जैसे हमारे पास एक पुराना टूटा हुआ घर हो और हमें उसे गिराकर नया घर बनाना पड़े। शुरू में लगता है कि हम बेघर हो गए हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि नया घर कितना बेहतर है। सुकरात कहते थे कि ये नुकसान नहीं बल्कि फायदा है। जब हम गलत विचारों को छोड़ते हैं तो हम सच्चे ज्ञान के लिए जगह बनाते हैं। इस पद्धति का एक सुंदर उदाहरण है न्याय की अवधारणा। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि न्याय का मतलब है हर व्यक्ति को वो देना जो उसका है, तो सुकरात पूछेंगे कि लेकिन अगर कोई व्यक्ति पागल हो जाए तो क्या हमें उससे उसकी तलवार वापस करनी चाहिए? इस प्रश्न से पता चलता है कि न्याय की हमारी समझ अधूरी है। फिर सुकरात आगे पूछेंगे कि तो क्या न्याय का मतलब सिर्फ वापस करना है या कुछ और भी है? इस तरह वे धीरे धीरे व्यक्ति को न्याय की गहरी समझ तक ले जाते थे। एक और उदाहरण है साहस की परिभाषा का। अगर कोई कहता है कि साहस का मतलब है आत्मा की दृढ़ता, तो सुकरात पूछते थे, लेकिन क्या अज्ञानी व्यक्ति की दृढ़ता भी साहस है? अगर कोई व्यक्ति बिना जाने समझे खतरे में कूद पड़े, तो क्या ये साहस है या मूर्खता? इस तरह के प्रश्नों से लोगों को एहसास होता था कि जो चीजें वे सरल समझते थे, वे दरअसल बहुत जटिल हैं। सुकरात की ये पद्धति आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। आधुनिक मनोविज्ञान में भी हम देखते हैं कि जब हम अपनी गलत धारणाओं को पहचानते और छोड़ते हैं, तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। ये वैसा ही है जैसे हम अपने मन की सफाई कर रहे हों। आज के समय में जब हमारे पास सोशल मीडिया और इंटरनेट की वजह से हर तरह की जानकारी आती रहती है, तो सुकरात की ये पद्धति और भी जरूरी हो जाती है। दर्शन में नकारात्मकता का ये सिद्धांत केवल बौद्धिक व्यायाम नहीं है, ये एक जीवन पद्धति है। जब हम अपने पूर्वाग्रहों को चुनौती देते हैं, तो हम अधिक खुले और समझदार बनते हैं। हम दूसरों की बात सुनने में बेहतर हो जाते हैं। हमारी सोच अधिक लचीली बन जाती है। ये वैसा ही है जैसे हम अपने मन के दरवाजे और खिड़कियां खोल रहे हों ताकि ताजी हवा आ सके। इस प्रक्रिया में धैर्य की जरूरत होती है। सुकरात कहते थे कि ज्ञान एक दिन में नहीं आता, ये एक निरंतर प्रक्रिया है। हर दिन हमें अपने विचारों की जांच करनी चाहिए। हमें पूछना चाहिए कि क्या हमारी मान्यताएं सही हैं या नहीं। ये वैसा ही है जैसे एक माली रोज अपने बगीचे की देखभाल करता है। एक दिन की उपेक्षा से पूरा बगीचा खराब हो सकता है। सुकरात की पद्धति में एक खास बात यह है कि वे कभी भी अपने साथी को बुरा महसूस नहीं कराते थे। वे बहुत ही नम्रता और प्रेम से सवाल पूछते थे। वे कहते थे कि हम सभी एक ही नाव में सवार हैं। हम सभी अज्ञानी हैं और हम सभी सच्चाई की तलाश कर रहे हैं। ये दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो वे बंद हो जाते हैं और सीखना बंद कर देते हैं। सुकरात की पद्धति का एक और महत्वपूर्ण पहलू है संवाद। वे अकेले में नहीं, बल्कि दूसरों के साथ बातचीत करके सच्चाई खोजते थे। जब हम दूसरों से प्रश्न पूछते हैं और उनके उत्तरों को सुनते हैं, तो हमें नए दृष्टिकोण मिलते हैं। ये वैसा ही है जैसे हम एक पहाड़ को अलग अलग दिशाओं से देख रहे हों। हर दिशा से नजारा अलग दिखता है, लेकिन पहाड़ वही है। प्राचीन एथेंस में सुकरात का ये तरीका कई लोगों को परेशान करता था, खासकर उन लोगों को जो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते थे।
वे सुकरात को एक परेशान करने वाला व्यक्ति मानते थे, लेकिन सुकरात कहते थे कि वे एक गैड फ्लाई की तरह हैं, एक ऐसी मक्खी जो घोड़े को सोने नहीं देती और उसे जगाए रखती है। उनका मानना था कि समाज को भी ऐसी गैड फ्लाई की जरूरत होती है जो लोगों को सोचने पर मजबूर करे। आज के समय में जब हमारे पास इंफॉर्मेशन की भरमार है, सुकरात की ये पद्धति और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। हमें सिर्फ जानकारी इकट्ठा नहीं करना है, बल्कि उसकी सच्चाई को परखना भी है। हमें पूछना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं वो कितना सही है। ये वैसा ही है जैसे हम बाजार में फल खरीदते समय उन्हें दबाकर देखते हैं कि वे ताजे हैं या नहीं। सुकरात का ये दृष्टिकोण हमें विनम्र भी बनाता है। जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारा ज्ञान सीमित है, तो हम दूसरों के साथ अधिक सम्मान से पेश आते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हम सब कुछ जानते हैं। इससे हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं। ये वैसा ही है जैसे जब हम अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं, तो दूसरे भी हमारे साथ खुलकर बात करते हैं। ये पद्धति हमें आत्मचिंतन के लिए भी प्रेरित करती है। सुकरात कहते थे कि अपरीक्षित जीवन जीने योग्य नहीं है। इसका मतलब है कि हमें नियमित रूप से अपने जीवन, अपने कार्यों और अपने विचारों की समीक्षा करनी चाहिए। हमें पूछना चाहिए कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। ये वैसा ही है जैसे हम रोज शीशे में अपना चेहरा देखते हैं। कभी-कभी हमें अपने मन का चेहरा भी देखना चाहिए। सुकरात की पद्धति में एक और सुंदर बात यह है कि ये हमें अपोरिया की स्थिति तक ले जाती है। अपोरिया का मतलब है कंफ्यूजन या पजलमेंट की स्थिति। जब हम अपनी पुरानी मान्यताओं को छोड़ देते हैं, लेकिन अभी तक नई मान्यताएं नहीं बनाई हैं, तो हम इस स्थिति में होते हैं। ये स्थिति असहज लग सकती है, लेकिन यही सच्चे ज्ञान का दरवाजा है। ये वैसा ही है जैसे हम एक अंधेरे कमरे से निकलकर रोशनी में आते हैं। पहले आंखें चौंधिया जाती हैं, लेकिन फिर सब कुछ साफ दिखने लगता है। आधुनिक शिक्षा पद्धति में भी सुकरात के इस तरीके का बहुत उपयोग होता है। अच्छे टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ जानकारी नहीं देते, बल्कि उनसे सवाल पूछते हैं ताकि वो खुद सोचें और समझें। ये तरीका स्टूडेंट्स को अधिक क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकर बनाता है। वे सिर्फ रट कर पढ़ने के बजाय समझ कर पढ़ते हैं। सुकरात की ये शिक्षा आज भी हमारे लिए एक मार्गदर्शक का काम करती है। ये हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान केवल तथ्यों को याद रखने में नहीं है, बल्कि उन्हें समझने और उनकी सच्चाई को परखने में है। ये एक ऐसी यात्रा है जो कभी समाप्त नहीं होती, लेकिन हर कदम पर हमें कुछ नया सिखाती रहती है। जैसे एक नदी हमेशा बहती रहती है और हर पल नया पानी लाती रहती है, वैसे ही ज्ञान की ये यात्रा भी निरंतर चलती रहती है और हर पल हमें नई समझ देती रहती है। अज्ञानता का दर्शन, एक गहरी यात्रा। जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान उस पर जाता है जो हम जानते हैं, लेकिन आज हम एक अलग राह पर चलेंगे, अज्ञानता के दर्शन की ओर। यह कोई साधारण विषय नहीं है, बल्कि एक ऐसा गहरा सत्य है जो हमारे पूरे जीवन को बदल सकता है। सुकरात का प्रसिद्ध कथन, मैं केवल इतना जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता, यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि ज्ञान की सबसे ऊंची अवस्था है। दोस्तों, जब हम अपनी अज्ञानता को स्वीकार करते हैं, तो वास्तव में हम सबसे बड़ा कदम उठाते हैं। ये वैसा ही है जैसे एक गहरे कुएं में खड़े होकर हम ऊपर आसमान की अनंतता को देखते हैं। हमें पता चल जाता है कि हमारी स्थिति कितनी छोटी है, लेकिन साथ ही ये भी समझ आता है कि ऊपर कितनी विशालता है। यह एहसास हमें डराता नहीं है, बल्कि एक अजीब सी शांति देता है, जैसे हम अचानक से एक बहुत बड़े बोझ से मुक्त हो गए हों। उस बोझ से जो हमें लगता था कि हमें सब कुछ जानना चाहिए। अज्ञानता का यह दर्शन हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान तब शुरू होता है जब हम अपनी सीमाओं को पहचानते हैं। जब एक छोटा बच्चा पहली बार समुद्र देखता है, तो वो अपनी छोटी सी बाल्टी लेकर उसे भरने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ जाता है कि समुद्र की विशालता को उसकी छोटी बाल्टी में नहीं समाया जा सकता। यही हमारे ज्ञान की स्थिति है। हमारा माइंड एक छोटी सी बाल्टी की तरह है और नॉलेज का समुद्र इतना विशाल है कि हम उसकी सिर्फ एक छोटी सी बूंद को ही समझ पाते हैं।
इस एपिस्टेमोलॉजिकल पोजीशन का मतलब ये है कि हम अपने ज्ञान की सीमाओं को समझते हैं। ये कोई कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जब हम ये मान लेते हैं कि हमारा ज्ञान सीमित है तो हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारा मन एक खुली किताब की तरह हो जाता है जिसमें नए विचार और अनुभव आसानी से जगह बना लेते हैं। ये स्थिति बिल्कुल वैसी है जैसे एक खाली कैनवस पर एक आर्टिस्ट अपनी कल्पना के रंग भरता है। अगर कैनवस पहले से ही रंगों से भरा हो तो नई कलाकृति कैसे बनेगी? वेदांत में भी इस बात का गहरा उल्लेख है। जब हम अपने अहंकार को छोड़कर ये स्वीकार करते हैं कि हमारा ज्ञान अधूरा है तो हम सच्चे ज्ञान के करीब पहुंचते हैं। ये वैसा ही है जैसे एक कप को पहले खाली करना पड़ता है तभी उसमें नया पानी भरा जा सकता है। अगर कप पहले से भरा हो तो नया पानी कैसे आएगा? हमारे पुराने गुरुओं ने इसीलिए कहा था कि सच्चा शिष्य वही है जो अपने मन को एक खाली पात्र की तरह रखता है। जब हम ये सोचते हैं कि हमें सब पता है तो हमारा मन एक भरे हुए गिलास की तरह हो जाता है जिसमें और कुछ नहीं आ सकता। अज्ञानता को स्वीकार करना एक तरह की विनम्रता है। यह हमें सिखाता है कि हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। एक बुजुर्ग किसान से हम प्रकृति के बारे में सीख सकते हैं। वो जानता है कि कब बारिश आएगी, कौन सा बीज कब बोना चाहिए। एक छोटे बच्चे से जिज्ञासा के बारे में सीख सकते हैं। देखिए कैसे वो हर चीज के बारे में सवाल पूछता है, कैसे वो दुनिया को फ्रेश आइज से देखता है। और एक मूर्तिकार से धैर्य के बारे में सीख सकते हैं, कैसे वो धीरे धीरे बिना जल्दबाजी के पत्थर से एक सुंदर मूर्ति बनाता है। जब हम ये मान लेते हैं कि हमें सब कुछ नहीं पता तो पूरी दुनिया हमारी शिक्षक बन जाती है। ये दृष्टिकोण हमारे इमोशनल रेजिलियंस को भी बढ़ाता है। जब हम अपनी अज्ञानता को स्वीकार करते हैं तो हम गलतियों से डरते नहीं। हम समझ जाते हैं कि गलती करना सीखने का हिस्सा है। ये वैसा ही है जैसे एक बच्चा चलना सीखते समय गिरता है लेकिन फिर उठकर दोबारा कोशिश करता है। वो रोता नहीं, शर्मिंदा नहीं होता, बल्कि मुस्कुराते हुए फिर से खड़ा हो जाता है। हमें भी यही एटीट्यूड अपनाना चाहिए। जब हम कोई गलती करते हैं तो ये सोचने के बजाय कि हाय मैं कितना बेवकूफ हूं, हमें ये सोचना चाहिए कि अच्छा एक नई चीज सीखने को मिली। अज्ञानता का ये दर्शन हमें अधिक कंपैशनेट भी बनाता है। जब हम जानते हैं कि हमारा अपना ज्ञान सीमित है तो हम दूसरों की गलतियों को भी समझ सकते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हम सब कुछ जानते हैं और दूसरे गलत हैं, बल्कि हम ये समझते हैं कि हर व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार काम करता है। जैसे एक अंधेरे कमरे में कई लोग हाथी को छूकर उसका वर्णन करते हैं। कोई कहता है ये दीवार जैसा है, कोई कहता है ये रस्सी जैसा है, कोई कहता है ये खंभा जैसा है। सभी अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन पूरी तस्वीर किसी के पास नहीं है। इस पर्सपेक्टिव से देखें तो ज्ञान एक यात्रा है, मंजिल नहीं। ये एक ऐसी नदी की तरह है जो लगातार बहती रहती है। हम इस नदी में तैर सकते हैं, इसका आनंद ले सकते हैं, लेकिन हम इसे पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते, और यही इसकी सुंदरता है। कल्पना कीजिए अगर ये नदी रुक जाए तो कितनी बोरिंग हो जाएगी, लेकिन ये लगातार बहती रहती है, नए मोड़ लाती रहती है, नए नज़ारे दिखाती रहती है। हमारे ज्ञान की यात्रा भी ऐसी ही है। जब हम अपनी अज्ञानता को स्वीकार करते हैं तो हमारे अंदर एक अलग तरह की शांति आती है। हमें लगातार ये साबित करने की जरूरत नहीं रहती कि हम सब कुछ जानते हैं। हम आराम से कह सकते हैं मुझे नहीं पता, और ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये ऑनेस्ट होने की निशानी है। आजकल की दुनिया में जहां सभी को लगता है कि उन्हें सब पता होना चाहिए, ये कहना कि मुझे नहीं पता एक बहुत बड़ी बात है। ये करेज चाहिए, ऑथेंटिसिटी चाहिए। ये दृष्टिकोण हमारे रिलेशनशिप्स को भी बेहतर बनाता है। जब हम अपनी सीमाओं को स्वीकार करते हैं तो हम दूसरों की बात को ध्यान से सुनते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमें पहले से ही सब पता है। हम जेन्युइनली क्यूरियस हो जाते हैं और दूसरों के पर्सपेक्टिव्स को समझने की कोशिश करते हैं। जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारा फोकस ये नहीं होता कि हम उसे क्या बताएं, बल्कि ये होता है कि हम उससे क्या सीख सकें। ये अप्रोच हमारे सभी रिश्तों को गहरा और मीनिंगफुल बनाती है।
अज्ञानता का ये दर्शन हमें सिखाता है कि विजडम और नॉलेज में फर्क है। नॉलेज ये है कि हम कितनी जानकारी रखते हैं, लेकिन विजडम ये है कि हम उस जानकारी का कैसे उपयोग करते हैं। और सबसे बड़ी विजडम ये है कि हम अपनी अज्ञानता को पहचानें। एक वाइज पर्सन वो नहीं है जो सब कुछ जानता है, बल्कि वो है जो ये जानता है कि वो क्या नहीं जानता। ये बात सुकरात ने हजारों साल पहले कही थी और आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारा ज्ञान सीमित है, तो हम अधिक हम्बल हो जाते हैं। हम दूसरों को जज नहीं करते, बल्कि उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। ये एक बहुत ही लिबरेटिंग एक्सपीरियंस है। हमें लगातार परफेक्ट होने का प्रेशर नहीं रहता। हम अपने साथ भी जेंटल हो जाते हैं। जब हम कोई गलती करते हैं तो हम अपने आप को बुरा भला नहीं कहते, बल्कि ये समझते हैं कि ये ह्यूमन नेचर का एक हिस्सा है। इस जर्नी में हमें यह भी समझना होगा कि अज्ञानता को स्वीकार करना कोई नेगेटिव बात नहीं है। ये एक पॉजिटिव स्टेप है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। ये वैसा ही है जैसे एक गार्डनर अपनी जमीन को तैयार करता है। पहले वो पुराने पौधों को हटाता है, जमीन को साफ करता है, उसमें खाद डालता है, तब जाकर नए बीज बोता है। अगर वो ये प्रिपरेशन नहीं करे तो नए पौधे ठीक से नहीं उगेंगे। हमारे माइंड के साथ भी यही बात है। पहले हमें अपने पुराने प्री कंसेप्शंस को हटाना पड़ता है, अपने ईगो को साइड में रखना पड़ता है, तब जाकर नए आइडियाज के लिए जगह बनती है। सुकरात का ये कहना कि वो सिर्फ अपनी अज्ञानता को जानता है, ये कोई फॉल्स मॉडेस्टी नहीं थी, ये गहरी फिलोसॉफिकल इंसाइट थी। उन्होंने समझ लिया था कि जो लोग सोचते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं, वो एक्चुअली सबसे ज्यादा इग्नोरेंट होते हैं। क्योंकि जब आप सोचते हैं कि आपको सब पता है, तो आप सीखना बंद कर देते हैं। लेकिन जब आप ये मानते हैं कि आपको कुछ नहीं पता, तो आप हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं। ये अप्रोच हमारे प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत काम आती है। जब हम अपनी लिमिटेशंस को स्वीकार करते हैं, तो हम बेहतर टीम प्लेयर्स बन जाते हैं। हम दूसरों की एक्सपर्टीज को वैल्यू करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमें अकेले ही सब कुछ करना है। हम कोलैबोरेशन की पावर को समझते हैं, और यही आजकल की कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में सबसे जरूरी स्किल है। अंत में अज्ञानता का ये दर्शन हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान तब मिलता है जब हम अपने ईगो को छोड़ देते हैं। जब हम ये मान लेते हैं कि हमें अभी भी बहुत कुछ सीखना है, तो हमारे सामने नई पॉसिबिलिटीज खुल जाती हैं। हम एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बन जाते हैं, और यही सबसे बड़ी अचीवमेंट है। हमारी क्यूरियोसिटी कभी मरती नहीं, हमारी वंडर की फीलिंग हमेशा बनी रहती है। हम बच्चों की तरह फ्रेश पर्सपेक्टिव से दुनिया को देखते रहते हैं। ये यात्रा आसान नहीं है, लेकिन ये बहुत ही रिवॉर्डिंग है। जब हम अपनी अज्ञानता को अपना दोस्त बना लेते हैं, तो हमारी पूरी जिंदगी एक खुशी भरी खोज बन जाती है। हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है, हर व्यक्ति से कुछ नया पता चलता है। ये फीलिंग बहुत ही ब्यूटीफुल है, जैसे हम हमेशा एक एडवेंचर पर हों, जहां हर मोड़ पर कुछ नया और एक्साइटिंग मिलता है। सुकरात का दर्शन हमेशा से ही मानवता के लिए एक गहरा रहस्य रहा है। आज हम जानेंगे कि कैसे इस महान दार्शनिक ने कंसेप्चुअल एनालिसिस के माध्यम से न्याय, सदाचार और धर्म जैसी जटिल अवधारणाओं को समझने का प्रयास किया। उनकी पद्धति सिर्फ प्रश्न पूछना नहीं थी, बल्कि एक गहरी खोज थी जो आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक है। जब हम शांति से बैठकर सुकरात के विचारों में गोता लगाते हैं, तो हमें एहसास होता है कि उनका अप्रोच कितना धीमा, सोचा समझा और गहरा था। सुकरात की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वे कभी भी किसी भी विषय को सतही तौर पर नहीं लेते थे। जब कोई व्यक्ति कहता था कि वे न्याय को समझते हैं, तो सुकरात तुरंत प्रश्न करते थे, न्याय क्या है? ये सवाल सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसका उत्तर देना बेहद कठिन होता था। उनका ये तरीका कंसेप्चुअल एनालिसिस का आधार बना। वे मानते थे कि जब तक हम किसी अवधारणा की सटीक परिभाषा नहीं जानते, तब तक हम उसके बारे में सही तरीके से सोच ही नहीं सकते। ये प्रोसेस बिल्कुल उस तरह से थी जैसे कोई कुशल शिल्पकार धीरे धीरे किसी पत्थर को तराशता है, हर छोटे बड़े टुकड़े को सावधानी से अलग करता है। उनकी डायलॉग की पद्धति
बिल्कुल यूनिक थी। वे कभी भी अपने विचार थोपते नहीं थे, बल्कि प्रश्नों के माध्यम से लोगों को अपने ही विचारों की गहराई में ले जाते थे। ये प्रोसेस कुछ इस तरह काम करती थी। पहले वे किसी व्यक्ति से पूछते थे कि वे किसी कॉन्सेप्ट को कैसे डिफाइन करते हैं। फिर धीरे धीरे उस डेफिनेशन में कॉन्ट्रडिक्शंस और कमियों को उजागर करते थे। इससे व्यक्ति को एहसास होता था कि उनकी समझ अधूरी है। सुकरात खुद को एक मिडवाइफ की तरह देखते थे। जैसे एक दाई बच्चे के जन्म में मदद करती है, वैसे ही वे लोगों के मन में छुपे हुए ज्ञान को बाहर लाने में मदद करते थे। ये बहुत ही सुंदर और कोमल तरीका था सच्चाई तक पहुंचने का। न्याय की अवधारणा पर सुकरात का काम बहुत ही फैसिनेटिंग है। जब लोग कहते थे कि न्याय का मतलब है हर व्यक्ति को वो देना जो उसका हक है, तो सुकरात पूछते थे कि लेकिन ये कैसे तय करें कि किसका क्या हक है। ये सवाल पूरी डेफिनेशन को हिला देता था। वे आगे पूछते थे कि क्या एक दुश्मन को हथियार वापस करना न्याय है, भले ही वो उससे किसी को नुकसान पहुंचाए। इस तरह के प्रश्नों से वे दिखाते थे कि न्याय की सिंपल डेफिनेशंस काम नहीं करती। उनका ये अप्रोच बहुत ही पेशेंट और सिस्टमैटिक था। वे कभी भी जल्दबाजी में किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचते थे, बल्कि हर स्टेप को धीरे धीरे बहुत सोच समझकर लेते थे। यही शांति और धैर्य है जिसकी आज हमें जरूरत है। सदाचार या वर्च्यू के मामले में भी उनका अप्रोच बहुत ही सिस्टमैटिक था। दोस्तों, सुकरात का मानना था कि वर्च्यू एक प्रकार का नॉलेज है। उनका कहना था कि अगर कोई व्यक्ति सच में जानता है कि क्या सही है, तो वो गलत काम नहीं कर सकता। ये आइडिया आज भी बहुत रेलेवेंट है। जब हम इमोशनल डिटैचमेंट की बात करते हैं, तो ये समझना जरूरी है कि सच्चा ज्ञान हमें गलत चॉइसेस से बचाता है। उनका मानना था कि इग्नोरेंस ही सभी बुराइयों की जड़ है। जब कोई व्यक्ति कोई गलत काम करता है, तो वो एक्चुअली नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है। ये पर्सपेक्टिव हमें बहुत सारी चीजों को नए नजरिए से देखने की इंस्पिरेशन देता है। उनकी क्वेश्चनिंग टेक्निक में एक खास पैटर्न था। वे पहले व्यापक सवाल पूछते थे, फिर स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स के माध्यम से कॉन्ट्रडिक्शंस को सामने लाते थे। जैसे पाइटी के मामले में, जब कोई कहता था कि भगवान को जो पसंद है वही धर्म है, तो सुकरात पूछते थे, क्या कोई चीज इसलिए अच्छी है कि भगवान को पसंद है, या भगवान को इसलिए पसंद है कि वो अच्छी है। यह सवाल पूरी रिलीजियस मोरालिटी की फाउंडेशन को चैलेंज करता था। इस फेमस डिलेमा को आज भी यूथिफ्रो डिलेमा के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन इतना पावरफुल था कि इसने सेंचुरीज तक फिलोसोफर्स को सोचने पर मजबूर किया है। सुकरात की यह टेक्निक हमें दिखाती है कि कैसे एक सिंपल लुकिंग क्वेश्चन पूरे बिलीफ सिस्टम को हिला सकता है। सुकरात की मेथोडिकल अप्रोच में पेशेंस और परसिस्टेंस दोनों थे। वे कभी भी जल्दबाजी में कंक्लूजन्स नहीं निकालते थे। उनका मानना था कि सच्चा विजडम ये जानने में है कि हम कितना कम जानते हैं। ये ह्यूमिलिटी आज के समय में भी बहुत जरूरी है। जब हम सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं, तो ये स्वीकार करना पड़ता है कि हमारी समझ अक्सर इनकम्प्लीट होती है। सुकरात का फेमस स्टेटमेंट, मैं सिर्फ ये जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता, आज भी उतना ही प्रोफाउंड लगता है। ये इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी का परफेक्ट एग्जाम्पल है जो हमें सच्चे लर्निंग के लिए जरूरी है। उनकी डायलॉग प्रोसेस में एक और महत्वपूर्ण एलिमेंट था, वे हमेशा कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करते थे। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए वे एवरीडे सिचुएशंस का सहारा लेते थे। जैसे करेज को समझाने के लिए वे सोल्जर के एग्जाम्पल का इस्तेमाल करते थे, लेकिन फिर पूछते थे कि क्या सिर्फ युद्ध में लड़ना ही करेज है? क्या मॉरल करेज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट नहीं है? वे दिखाते थे कि करेज सिर्फ फिजिकल ब्रेवरी नहीं है, बल्कि ये एक कॉम्प्लेक्स वर्च्यू है जिसमें विजडम भी शामिल है। एक सच्चा करेजस पर्सन वो है जो सही समय पर सही काम करने का साहस रखता है, न कि जो ब्लाइंडली किसी भी सिचुएशन में आगे बढ़ जाता है। सुकरात का ये अप्रोच आज के पॉजिटिव साइकोलॉजी और इमोशनल रेजिलियंस के कॉन्सेप्ट से बहुत मिलता है। जब हम अपने इमोशंस को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें भी इसी तरह के प्रश्न पूछने पड़ते हैं। हमारे एंगर का रियल सोर्स क्या है? हमारी हैप्पीनेस किन चीजों पर डिपेंड करती है? ये सब कंसेप्चुअल एनालिसिस का ही हिस्सा है।
जब हम अपने इमोशंस को डीपली एग्जामिन करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी फीलिंग्स अक्सर हमारे अजम्पशंस और बिलीफ्स से कनेक्टेड होती हैं। सुकरात की मेथड हमें सिखाती है कि कैसे इन अंडरलाइंग बिलीफ्स को क्वेश्चन करना है। उनकी टीचिंग मेथड में एक खूबसूरत बैलेंस था। वे कभी भी अपने स्टूडेंट्स को डिस्करेज नहीं करते थे, बल्कि उन्हें डीपर थिंकिंग के लिए एनकरेज करते थे। जब कोई व्यक्ति कंफ्यूजन में पड़ जाता था तो सुकरात कहते थे कि ये कंफ्यूजन ही सच्चे लर्निंग की शुरुआत है। ये अप्रोच आज भी बहुत इफेक्टिव है जब हम कॉम्प्लेक्स फिलोसॉफिकल या एथिकल इश्यूज को समझने की कोशिश करते हैं। वे मानते थे कि अपोरिया यानी इंटेलेक्चुअल कंफ्यूजन या पजलमेंट ये एक पॉजिटिव स्टेट है, क्योंकि ये हमें अपनी इग्नोरेंस को रिकॉग्नाइज करने में मदद करती है। सुकरात की एक और विशेषता ये थी कि वे अपने इंटरलॉक्यूटर्स के साथ बहुत रिस्पेक्ट से पेश आते थे। वे कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाते थे, बल्कि जेन्युइन क्यूरियोसिटी के साथ उनके विचारों को एक्सप्लोर करते थे। ये अप्रोच आज के कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम किसी के साथ इंटेलेक्चुअल डिस्कशन करते हैं तो ये एटीट्यूड बहुत जरूरी है कि हम उनके व्यू पॉइंट को सीरियसली लें और रिस्पेक्टफुली चैलेंज करें। सुकरात की लेगेसी ये है कि उन्होंने हमें सिखाया कि सवाल पूछना कितना इंपॉर्टेंट है। उनका फेमस स्टेटमेंट अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग आज भी उतना ही रिलेवेंट है। जब हम अपने वैल्यूज, बिलीव्स और अजम्पशंस को एग्जामिन करते हैं तभी हम ट्रूली ग्रो कर सकते हैं। ये एग्जामिनेशन प्रोसेस बहुत ही जेंटल और ग्रेजुअल होनी चाहिए। हमें अपने साथ पेशेंट रहना चाहिए, जैसे सुकरात अपने स्टूडेंट्स के साथ पेशेंट रहते थे। ये सेल्फ एग्जामिनेशन एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है, कोई डेस्टिनेशन नहीं। आज के समय में जब हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड के दौर में जी रहे हैं, सुकरात की मेथड हमें सिखाती है कि कैसे क्रिटिकल थिंकिंग करें। उनका अप्रोच हमें बताता है कि सिर्फ फैक्ट्स कलेक्ट करना काफी नहीं है, बल्कि उन फैक्ट्स को प्रॉपर्ली एनालाइज करना भी जरूरी है। ये स्किल आज के डिजिटल एज में और भी महत्वपूर्ण हो गई है। जब हम सोशल मीडिया पर कोई इंफॉर्मेशन देखते हैं तो हमें सुकरात की तरह सवाल पूछना चाहिए। ये इंफॉर्मेशन कहां से आई है? इसके बिहाइंड क्या अजम्पशंस हैं? क्या ये लॉजिकली कंसिस्टेंट है? सुकरात का कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस आज भी हमारे डेली लाइफ में एप्लीकेबल है। जब हम रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स फेस करते हैं तो हम उनकी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? हमारी डेफिनेशंस ऑफ लव, फ्रेंडशिप या ट्रस्ट क्या हैं? ये सब एग्जामिन करना जरूरी है। जब हम अपने रिलेशनशिप्स को इस डेप्थ से एनालाइज करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। हम समझ जाते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स कहां से आ रही हैं और कैसे उन्हें सॉल्व करना है। उनकी मेथड में एक और ब्यूटीफुल एस्पेक्ट ये था कि वे हमेशा कोलैबोरेटिव अप्रोच अपनाते थे। वे अकेले में कोई कंक्लूजन नहीं निकालते थे, बल्कि डायलॉग के थ्रू ट्रूथ को डिस्कवर करते थे। ये अप्रोच आज भी बहुत रेलेवेंट है। जब हम डिफिकल्ट डिसीजंस लेते हैं तो दूसरों के साथ डिस्कस करना, उनके पर्सपेक्टिव्स को सुनना और कलेक्टिवली थिंक करना बहुत हेल्पफुल होता है। सुकरात हमें सिखाते हैं कि विजडम एक इंडिविजुअल अचीवमेंट नहीं है, बल्कि एक कलेक्टिव प्रोसेस है। अंत में सुकरात की सबसे बड़ी देन ये है कि उन्होंने हमें इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी सिखाई। उनका मानना था कि विजडम की शुरुआत ये स्वीकार करने से होती है कि हम बहुत कुछ नहीं जानते। ये एटीट्यूड आज भी हमारे पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। जब हम ये मान लेते हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट नहीं है, तभी हम सच में सीखना शुरू करते हैं। ये ह्यूमिलिटी हमें ओपन माइंडेड रखती है, क्यूरियस रखती है और हमेशा लर्निंग के लिए रेडी रखती है। सुकरात का ये मैसेज आज के फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें धीरे चलना चाहिए, सोचना चाहिए और अपने आप से ऑनेस्ट रहना चाहिए। दर्शन की दुनिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्या हमारी जिम्मेदारी है कि हम हर बात पर सवाल उठाएं? आज के इस शांत क्षण में हम इस गहरे विषय को समझने की कोशिश करेंगे। जब हम बिना सोचे समझे किसी भी कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो क्या हम दर्शन की इंटेग्रिटी को ही कमजोर कर देते हैं? यह सवाल सिर्फ एकेडमिक नहीं है दोस्तों, यह हमारे रोजाना के जीवन में भी उतना ही रेलेवेंट है। हजारों साल पहले सोक्रेटिस ने कहा था, "The unexamined life is not worth living." ये वाक्य आज भी उतना ही पावरफुल है जितना उस समय था। जब हम इसे गहराई से समझते हैं तो पाते हैं कि ये सिर्फ एक फिलॉसफिकल स्टेटमेंट नहीं है,
बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। जब हम वेदांत के प्रिंसिपल्स को देखते हैं तो पाते हैं कि सेल्फ इंक्वायरी और क्वेश्चनिंग की परंपरा हमेशा से रही है। नेति नेति का सिद्धांत भी यही कहता है, ये नहीं, ये भी नहीं, यानी हर चीज पर सवाल उठाना, हर अजम्पशन को चैलेंज करना। ये अप्रोच हमें सिखाती है कि ट्रूथ तक पहुंचने का रास्ता एलिमिनेशन के थ्रू भी हो सकता है। जब हम ये कहते हैं कि ये नहीं है, तो हम धीरे धीरे उस चीज के करीब पहुंचते हैं जो वास्तव में है। लेकिन क्वेश्चनिंग का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ डाउट करते रहें, बल्कि ये एक बैलेंस्ड अप्रोच है। जैसे कि द 4 अग्रीमेंट्स में भी कहा गया है, डोंट मेक अजम्पशंस। ये अग्रीमेंट हमें सिखाती है कि हमें अपनी बिलीव्स को एग्जामिन करना चाहिए, उन्हें ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। यहाँ एक जेंटल रिमाइंडर है कि क्वेश्चनिंग का मतलब अग्रेसिव होना नहीं है, बल्कि क्यूरियस और कंपैशनेट होना है। फिलॉसफी में क्वेश्चनिंग की जिम्मेदारी एक तरह से मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। जब हम कोई भी फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट को बिना एग्जामिनेशन के एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हम न सिर्फ अपने इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को रोक देते हैं, बल्कि पूरे फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ये एक तरह का इंटेलेक्चुअल कॉम्प्लिसेंसी है जो फिलॉसफी के लिए बहुत खतरनाक है। ये कॉम्प्लिसेंसी एक साइलेंट पॉइजन की तरह है जो धीरे धीरे हमारी थिंकिंग कैपेसिटी को कम कर देती है। आइए इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि हमें बचपन से सिखाया गया है कि सफलता का मतलब सिर्फ पैसा कमाना है। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को बिना सवाल किए एक्सेप्ट कर लें, तो हम कभी ये नहीं जान पाएंगे कि सफलता के और भी डायमेंशंस हो सकते हैं, जैसे कि इनर पीस, रिलेशनशिप्स या फिर कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। ये एग्जाम्पल हमारे डेली लाइफ में कितनी रेलेवेंट है, ये सोचकर देखिए। कितने लोग इसी एक डेफिनेशन के पीछे अपनी पूरी जिंदगी दौड़ाते रहते हैं और फिर अंत में रियलाइज करते हैं कि खुशी कहीं और थी। क्रिटिकल थिंकिंग का ये एस्पेक्ट हमारे इमोशनल रेजिलियंस के लिए भी बहुत जरूरी है। जब हम अपनी बिलीव्स को एग्जामिन करते हैं, तो हम पाते हैं कि कई बार हमारे इमोशंस भी अनएग्जामिन्ड असम्पशंस पर बेस्ड होते हैं। वेदांता में भी यही कहा गया है, हमारे दुख का कारण अक्सर हमारी फॉल्स बिलीव्स होती हैं। ये एक बहुत ही प्रोफाउंड इनसाइट है। जब हम अपने इमोशंस के रूट कॉज को समझते हैं, तो हम पाते हैं कि वो कोई एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस से नहीं, बल्कि हमारी इंटरनल बिलीफ से आते हैं। फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से देखें तो हर वर्ड, हर कॉन्सेप्ट का अपना कॉन्टेक्स्ट होता है। जब हम इन कॉन्टेक्स्ट को एग्जामिन नहीं करते, तो हम मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग के ट्रैप में फंस जाते हैं। हर्मेनेटिक्स भी यही सिखाता है कि इंटरप्रिटेशन की प्रोसेस में क्वेश्चनिंग बहुत जरूरी है। ये एक फैसिनेटिंग एरिया है, क्योंकि ये हमें दिखाता है कि लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन का टूल नहीं है, बल्कि थॉट को शेप करने का भी मीडियम है। सोक्रेटिस की सोक्रेटिक मेथड को देखें तो वो सिर्फ क्वेश्चंस पूछते थे, वो आंसर्स नहीं देते थे, बल्कि अपने स्टूडेंट्स को उनके ओन अजम्पशंस के कॉन्ट्रडिक्शंस दिखाते थे। ये मेथड आज भी उतनी ही इफेक्टिव है। जब हम किसी से कहते हैं कि तुम गलत हो, तो वो डिफेंसिव हो जाता है, लेकिन जब हम जेंटल क्वेश्चंस के थ्रू उसे अपनी थिंकिंग प्रोसेस को एग्जामिन करने के लिए एनकरेज करते हैं, तो वो खुद ही अपनी मिस्टेक्स को रिकॉग्नाइज करने लगता है। लेकिन यहाँ एक बैलेंस की जरूरत है। अगर हम हर चीज पर सवाल उठाते रहें और कभी कोई कंक्लूजन पे ना पहुंचे, तो ये भी एक तरह की पैरालिसिस है। फिलॉसफी में इसे एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं। इसलिए क्वेश्चनिंग का मतलब ये नहीं है कि हम कभी कुछ एक्सेप्ट ही ना करें, बल्कि ये एक डायनेमिक प्रोसेस है जहां हम कंटिन्यूअसली अपने बिलीव्स को रिफाइन करते रहते हैं। यहाँ एक इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स है। जितना ज्यादा हम क्वेश्चन करते हैं, उतना ज्यादा हमें पता चलता है कि हम कितना कम जानते हैं। सोक्रेटिस ने इसे आई नो दैट आई नो नथिंग के रूप में एक्सप्रेस किया था। ये इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी का एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। जब हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमारा नॉलेज लिमिटेड है, तो हम लर्निंग के लिए मोर ओपन हो जाते हैं। प्रैक्टिकल टिप्स के रूप में हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चनिंग एक स्किल है जिसे डेवलप करना पड़ता है। पहले हम अपनी डेली अजम्पशंस को आइडेंटिफाई करें, फिर धीरे धीरे उन पर जेंटल क्वेश्चनिंग करें। ये प्रोसेस अग्रेसिव नहीं होनी चाहिए, बल्कि कंपैशनेट होनी चाहिए। जैसे एक गार्डनर अपने प्लांट्स की केयर करता है,
वैसे ही हमें अपनी थॉट्स की भी नर्चरिंग करनी चाहिए। सेल्फ रिफ्लेक्शन के थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि हमारी कौन सी बिलीव्स एग्जामिन्ड है और कौन सी अनएग्जामिन्ड। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, एक जर्नी है। जैसे जैसे हम मैच्योर होते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग भी इवॉल्व होती रहती है। ये इवोल्यूशन एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन कॉन्शियस क्वेश्चनिंग इसे एक्सेलरेट कर सकती है। मॉडर्न वर्ल्ड में ये और भी इंपॉर्टेंट हो गया है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड के इस युग में हमारे पास हर दिन थाउजेंड्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज और बिलीव्स आते रहते हैं। सोशल मीडिया, न्यूज़, बुक्स, कॉन्वर्सेशंस, हर जगह से इंफॉर्मेशन का बम्बार्डमेंट होता रहता है। अगर हम इन सब को ब्लाइंडली एक्सेप्ट करते रहें तो हम कंफ्यूजन के ओशन में डूब जाएंगे। मोरालिटी के कॉन्टेक्स्ट में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपने मॉरल प्रिंसिपल्स को एग्जामिन नहीं करते तो हम कैसे जान सकते हैं कि वे सही हैं या गलत? वेदांत में भी धर्म के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कंटिन्यूअस इंक्वायरी की जरूरत बताई गई है। धर्म एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है। इसीलिए हमें कंटिन्यूअसली ये क्वेश्चन करना पड़ता है कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या राइट है। फिलॉसफी की इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए हमें एक कल्चर ऑफ क्वेश्चनिंग क्रिएट करनी होगी। ये कल्चर ऐसी होनी चाहिए जहां सवाल उठाना एनकरेज किया जाए, ना कि डिस्करेज किया जाए, जहां डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को वेलकम किया जाए। ये कल्चर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में तो जरूरी है ही, लेकिन फैमिलीज, वर्क प्लेसेस और कम्युनिटीज में भी उतनी ही जरूरी है। इमोशनल डिटैचमेंट भी इस प्रोसेस में हेल्पफुल है। जब हम अपनी बिलीफ्स से इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं तो हम उन्हें ऑब्जेक्टिवली एग्जामिन नहीं कर पाते। यहाँ डिटैचमेंट का मतलब इनडिफरेंस नहीं है, बल्कि एक हेल्दी डिस्टेंस है जो क्लियर थिंकिंग को पॉसिबल बनाता है। ये बुद्धिस्ट फिलॉसफी में भी एम्फेसाइज किया गया है। अटैचमेंट सफरिंग का कारण है। लैंग्वेज के थ्रू भी हम ये देख सकते हैं कि कैसे अनएग्जामिन्ड कॉन्सेप्ट्स प्रोपगेट होते हैं। जब हम पॉजिटिव लैंग्वेज यूज करते हैं तो हम कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चनिंग को एनकरेज करते हैं। नेगेटिव लैंग्वेज अक्सर डिफेंसिव रिस्पॉन्सेज क्रिएट करती है। इसलिए हमें अपनी लैंग्वेज भी कॉन्शियसली चूज करनी चाहिए। फिलॉसफी में कॉम्प्लेसेंसी का सबसे बड़ा खतरा यह है कि ये इनोवेशन और ग्रोथ को रोक देती है। जब हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास सभी आंसर्स हैं तो हम नए क्वेश्चंस पूछना बंद कर देते हैं। ये इंटेलेक्चुअल स्टैग्नेशन का कारण बनता है। हिस्ट्री में हमने देखा है कि जब भी कोई सिविलाइजेशन क्वेश्चनिंग को डिस्करेज करती है तो वो डिक्लाइन होने लगती। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्वेश्चनिंग सिर्फ एक्सटर्नल वर्ल्ड के बारे में नहीं होनी चाहिए, बल्कि इंटरनल वर्ल्ड के बारे में भी होनी चाहिए। सेल्फ इंक्वायरी एक बहुत ही पावरफुल टूल है। जब हम अपने मोटिवेशंस, फियर्स, डिजायर्स को एग्जामिन करते हैं तो हम अपने बिहेवियर पैटर्न्स को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फिलॉसफी में डायलॉग के भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब हम दूसरों के साथ फिलोसॉफिकल डिस्कशंस करते हैं तो हमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं। ये एक्सपोजर हमारी ओन थिंकिंग को चैलेंज करता है और हमें ग्रो करने में हेल्प करता है। लेकिन यहाँ भी क्वेश्चनिंग की अप्रोच होनी चाहिए, ना कि आर्ग्यूमेंटेटिव अप्रोच। इसलिए क्वेश्चनिंग की फिलोसॉफिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, ये एक वे ऑफ लाइफ है। ये हमें हम्बल रखती है, क्यूरियस रखती है और कंटिन्यूसली ग्रोइंग रखती है। जब हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एम्ब्रेस करते हैं तो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे फिलोसॉफिकल कम्युनिटी के लिए एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करते हैं। अंत में यह समझना जरूरी है कि क्वेश्चनिंग और एक्सेप्टेंस के बीच एक ब्यूटीफुल बैलेंस है। हमें ना तो ब्लाइंड फेथ में जीना चाहिए और ना ही एंडलेस डाउट में, बल्कि एक थॉटफुल, एग्जामिन्ड लाइफ जीनी चाहिए जहां हमारे बिलीव्स और एक्शंस दोनों कॉन्शियस चॉइसेस का रिजल्ट हों। यही बैलेंस विजडम का एसेंस है। ये जर्नी ईजी नहीं है, लेकिन ये रिवॉर्डिंग जरूर है। जब हम अपनी फिलोसॉफिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीरियसली लेते हैं तो हम न सिर्फ बेटर थिंकर्स बनते हैं, बल्कि बेटर ह्यूमन बीइंग्स भी बनते हैं। और यही तो फिलोसफी का अल्टीमेट गोल है, हमें बेटर वर्जन्स ऑफ आवरसेल्व्स बनाना। ये ट्रांसफॉर्मेशन ग्रेजुअल होता है, लेकिन कंसिस्टेंट क्वेश्चनिंग के थ्रू ये डेफिनेटली पॉसिबल है। जब हम आज के समय में किसी बहस या चर्चा में हिस्सा लेते हैं तो क्या हमारा मकसद सच्चाई तक पहुंचना होता है या फिर सिर्फ अपनी बात मनवाना? ये सवाल आज से 2500 साल पहले भी उतना ही महत्वपूर्ण था जितना आज है। प्राचीन ग्रीस में सुकरात नाम के एक दार्शनिक ने इसी मुद्दे को लेकर अपने समय के सबसे प्रभावशाली शिक्षकों से टक्कर ली थी। आज हम इस गहरी यात्रा पर निकलेंगे जहां हम समझेंगे कि कैसे सुकरात ने सत्य की खोज और मात्र पर्सुएशन के बीच के अंतर को उजागर किया था।
सुकरात के समय में एथेंस में सोफिस्ट्स नाम के शिक्षक बहुत लोकप्रिय थे। ये लोग युवाओं को रिटोरिक की कला सिखाते थे, यानी कैसे बोलकर लोगों को प्रभावित करना है। उनका मानना था कि सच्चाई कुछ एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति और समाज के हिसाब से अलग होती है। इसलिए उनके लिए ये जरूरी नहीं था कि आप जो कह रहे हैं वो सच हो, बस ये जरूरी था कि आप उसे कन्विंसिंग तरीके से कह सकें। वे अपने स्टूडेंट्स को सिखाते थे कि कैसे किसी भी आर्गुमेंट को, चाहे वो कितना भी गलत हो, सही साबित करना है। लेकिन सुकरात का अप्रोच बिल्कुल अलग था। उनके लिए फिलॉसफी का मतलब था विजडम की प्रेम से भरी खोज। वे मानते थे कि सच्चाई कुछ ऑब्जेक्टिव है, कुछ ऐसा जिसे हम सभी मिलकर डिस्कवर कर सकते हैं। उनका फेमस कथन था कि मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। ये इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी का परफेक्ट एग्जाम्पल था। जबकि सोफिस्ट्स क्लेम करते थे कि वे सब कुछ जानते हैं और किसी भी टॉपिक पर बोल सकते हैं, सुकरात अपनी इग्नोरेंस को स्वीकार करते थे और इसी से उनकी सच्ची विजडम शुरू होती थी। सुकरात की क्वेश्चनिंग टेक्निक, जिसे हम सुक्रेटिक मेथड कहते हैं, एक रेवोल्यूशनरी अप्रोच था। वे अपने कॉन्वर्सेशन पार्टनर्स से ऐसे सवाल पूछते थे जो उन्हें अपनी बिलीव्स के कॉन्ट्रडिक्शंस को देखने पर मजबूर कर देते थे। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहता था कि करेज का मतलब है सोल की एंड्योरेंस, तो सुकरात पूछते थे, क्या इग्नोरेंट एंड्योरेंस भी करेज है? इस तरह के क्वेश्चन से व्यक्ति को रियलाइज होता था कि उसकी डेफिनेशन इनकम्प्लीट या कॉन्ट्रडिक्टरी है। दोस्तों, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी होगी। सुकरात का मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं था, बल्कि उन्हें सेल्फ अवेयरनेस तक पहुंचाना था। वे चाहते थे कि लोग अपनी अजम्पशंस को क्वेश्चन करें और डीपर ट्रूथ तक पहुंचे। ये प्रोसेस कभी-कभी अनकंफर्टेबल होती थी, क्योंकि लोगों को रियलाइज होता था कि जो चीजें वे पक्के तौर पर जानते समझते थे वो एक्चुअली अनक्लियर या कॉन्ट्रडिक्टरी थी। इसके विपरीत सोफिस्ट्स का अप्रोच प्योरली प्रैक्टिकल था। वे अपने स्टूडेंट्स को सिखाते थे कि कैसे पब्लिक लाइफ में सक्सेसफुल होना है, कैसे कोर्ट्स में केसेस जीतने हैं, कैसे पॉलिटिकल डिबेट्स में आगे निकलना है। उनके लिए ट्रूथ सेकेंडरी था, प्राइमरी गोल था इफेक्टिवनेस। वे कहते थे कि अगर आप किसी को कन्विंस कर सकते हैं तो वही सच है। ये रिलेटिविस्टिक अप्रोच थी, जो कहती थी कि कोई एब्सोल्यूट मॉरल स्टैंडर्ड्स नहीं है। सुकरात इस अप्रोच से डीपली डिस्टर्ब्ड थे। उनका मानना था कि अगर हम ट्रूथ को सेकेंडरी बना देंगे और सिर्फ परसुएशन पर फोकस करेंगे तो सोसाइटी का मॉरल फैब्रिक ही खराब हो जाएगा। वे देख रहे थे कि कैसे सोफिस्ट्स के स्टूडेंट्स सिर्फ पर्सनल गेन के लिए अपनी रिटोरिकल स्किल्स का इस्तेमाल कर रहे थे, बिना ये सोचे कि वो जो कह रहे हैं वो सही है या गलत। ये टेंशन सुकरात के ट्रायल में साफ दिखाई दी। जब उन पर यूथ को करप्ट करने और गॉड्स को ना मानने का आरोप लगा, तो उन्होंने अपने डिफेंस में कहा कि वे कोई फैंसी रिटोरिकल ट्रिक्स नहीं इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने कहा, आप मुझसे पूरी सच्चाई सुनेंगे, लेकिन वो एम्ब्रॉयडर्ड और स्टाइलाइज्ड फ्रेजेस में नहीं होगी जैसी मेरे अक्यूजर्स इस्तेमाल करते हैं। ये स्टेटमेंट उनके पूरे फिलॉसफी को समराइज करता है कि ट्रूथ को किसी फैंसी पैकेजिंग की जरूरत नहीं होती। आज के समय में ये डिबेट और भी रेलेवेंट हो गई है। हमारे सोशल मीडिया के युग में, जहां वायरल कंटेंट और कैची हेडलाइंस की वैल्यू ज्यादा है, हम देख सकते हैं कि कैसे सोफिस्ट्स वाली मेंटालिटी डोमिनेंट हो रही है। लोग फैक्ट्स को वेरीफाई करने से ज्यादा उन्हें शेयर करने में इंटरेस्टेड है। पॉलिटिकल डिस्कोर्स में भी हम देखते हैं कि कैसे लीडर्स अपनी बात को सही साबित करने के लिए मिसलीडिंग स्टैटिस्टिक्स और इमोशनल मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग आज भी उतनी ही पावरफुल है। जब हम किसी क्लेम को सुनते हैं तो हम पूछ सकते हैं कि इसका एविडेंस क्या है, ये अजम्पशन किस बेस पर बनी है, इसके ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस क्या हो सकते हैं। ये अप्रोच हमें क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने में मदद करती है। मॉडर्न एजुकेशन में भी सोक्रेटिक मेथड का इस्तेमाल बढ़ रहा है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स को पैसिव रिसीवर्स की बजाय एक्टिव थिंकर्स बनाती है। वर्क प्लेस में भी ये टेक्निक बहुत यूजफुल है। जब कोई कोलीग कहता है कि हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही, तो हम पूछ सकते हैं कि इस कंक्लूजन को सपोर्ट करने वाला डेटा क्या है, हमने कौन से मैट्रिक्स देखे हैं, क्या कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकते हैं।
ये अप्रोच इमोशनल रिएक्शंस की बजाय फैक्ट बेस्ड डिस्कशंस को प्रमोट करती है। पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग हेल्पफुल हो सकती है, लेकिन यहाँ सेंसिटिविटी की जरूरत होती है। अगर कोई फ्रेंड कहता है कि सभी पॉलिटिशियंस करप्ट हैं, तो हम जेंटली पूछ सकते हैं कि क्या आपका ये एक्सपीरियंस सभी पॉलिटिशियंस के साथ रहा है? क्या कोई एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं? ये अप्रोच कन्फ्रंटेशनल नहीं होती, बल्कि क्यूरियोसिटी से भरी होती है। सुकरात की लेगेसी हमें ये सिखाती है कि इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। आज के पोलराइज्ड वर्ल्ड में, जहां हर कोई अपनी ओपिनियन को डिफेंड करने में लगा रहता है, सुकरात का मैं नहीं जानता वाला अप्रोच रिफ्रेशिंग लगता है। ये हमें रिमाइंड करता है कि लर्निंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है और हमें अपनी बिलीव्स को रेगुलरली एग्जामिन करते रहना चाहिए। मॉडर्न डिस्कोर्स में सुकरात के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने का मतलब ये नहीं है कि हम हर बात को क्वेश्चन करते रहें या सिनिकल बन जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि हम थॉटफुल और रिफ्लेक्टिव अप्रोच अपनाएं। जब हम कोई आर्गुमेंट प्रेजेंट करते हैं, तो हम पहले खुद से पूछें कि क्या हमारे पास सॉलिड एविडेंस है। जब हम किसी की बात सुनते हैं, तो हम रिस्पेक्टफुल तरीके से क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस पूछें। ये अप्रोच पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है जब हम कॉम्प्लेक्स सोशल इश्यूज पे डिस्कस करते हैं। क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमिक पॉलिसीज, सोशल जस्टिस, ये सभी टॉपिक्स में हमें इमोशनल रिएक्शंस की बजाय केयरफुल एनालिसिस की जरूरत होती है। सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग हमें हेल्प करती है कि हम सरफेस लेवल आर्गुमेंट से आगे जाकर डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। अंत में सुकरात और सोफिस्ट्स के बीच का ये टेंशन हमें एक फंडामेंटल चॉइस के सामने खड़ा करता है। क्या हम ट्रूथ सीकर्स बनना चाहते हैं या सिर्फ परसुएडर्स? क्या हमारा गोल अंडरस्टैंडिंग है या विनिंग? ये चॉइस सिर्फ फिलोसॉफिकल नहीं है, बल्कि डीपली प्रैक्टिकल है। ये हमारे रिलेशनशिप्स, हमारे करियर डिसीजंस और हमारे सिविक पार्टिसिपेशन को शेप करती है। सुकरात का मैसेज क्लियर था, सच्ची विजडम तब शुरू होती है जब हम अपनी इग्नोरेंस को एक्नॉलेज करते हैं। ये ह्यूमिलिटी हमें कॉन्टिन्यूस लर्निंग के लिए ओपन रखती है और हमें बेटर ह्यूमन बीइंग्स बनाती है। आज के कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में, जहां इंफॉर्मेशन ओवरलोड है और मिस इन्फॉर्मेशन आम बात है, सुकरात की ये टीचिंग पहले से कहीं ज्यादा रेलेवेंट है। हमें सिर्फ बेटर स्पीकर्स नहीं बनना है, बल्कि बेटर थिंकर्स बनना है, और यही सुकरात की सबसे बड़ी देन है। दर्शन एक जीवन संवाद है, कोई जमी हुई किताब नहीं। आज हम इस खूबसूरत सच्चाई को समझेंगे कि कैसे असली दर्शन हमेशा सवालों में जिंदा रहता है, ना कि जवाबों में। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमारी आत्मा को छूती है और हमारे मन को शांति देती है। जब हम दर्शन की बात करते हैं, तो अक्सर हमारे मन में मोटी किताबों की तस्वीर आती है। धूल भरी अलमारियों में रखी हुई पुरानी किताबें, जिनके पन्ने पीले पड़ गए हों। लेकिन सच्चाई ये है कि दर्शन का असली जादू उन पन्नों में नहीं, बल्कि उस जिज्ञासा में छुपा है जो हमारे दिल में जगती है। ये वैसा ही है जैसे किसी नदी को बोतल में बंद करने की कोशिश करना। नदी का सार उसके बहने में है, रुकने में नहीं। उसकी आवाज उसकी गति में है, उसकी जिंदगी उसके निरंतर प्रवाह में है। सोचिए, जब आप किसी झरने के पास बैठते हैं, तो क्या आपको सिर्फ पानी दिखता है? नहीं ना, आपको उसकी आवाज सुनाई देती है, उसकी ठंडक महसूस होती है, उसकी चंचलता आपके मन को छू जाती है। यही हाल दर्शन का है। इसे सिर्फ शब्दों में बांधकर नहीं समझा जा सकता। सुकरात ने यही तो सिखाया था। वो कहते थे कि मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। ये कोई झूठी विनम्रता नहीं थी, बल्कि दर्शन की सबसे गहरी समझ थी। जब हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास सभी जवाब हैं, तो हमारी सोच वहीं रुक जाती है। ये वैसा ही है जैसे कोई बगीचा जिसमें माली ने पानी देना बंद कर दिया हो। पेड़ पौधे मुरझाने लगते हैं, फूलों की खुशबू गायब हो जाती है। लेकिन जब हम सवाल पूछते रहते हैं, तो हमारी चेतना नई दिशाओं में बढ़ती रहती है। ये एक सुंदर प्रक्रिया है, जैसे सुबह की पहली किरण धीरे धीरे अंधेरे को हटाती जाती है। हर सवाल एक नई रोशनी लाता है, हर जिज्ञासा हमारे मन के किसी नए कोने को जगाती है। दोस्तों, यह एक दिलचस्प बात है। हमारे वेदांत में भी यही सिखाया गया है। जब हम नेति नेति कहते हैं, तो हम ये नहीं कह रहे कि कुछ भी सच नहीं है,
हम ये कह रहे हैं कि सच्चाई इतनी विशाल है कि कोई भी परिभाषा उसे पूरी तरह समेट नहीं सकती। ये एक तरह की दार्शनिक विनम्रता है जो हमें लगातार खोजते रहने के लिए प्रेरित करती है। ये विनम्रता कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि एक गहरी शक्ति है। जैसे समुद्र अपनी विशालता में शांत रहता है, वैसे ही यह दार्शनिक विनम्रता हमें भीतरी शांति देती है। हम जानते हैं कि हमारी खोज अनंत है और यही बात हमें धैर्य और संतुष्टि देती है। लिखित दर्शन की अपनी सीमाएं हैं। जब कोई विचार कागज पर उतर जाता है तो वो एक तरह से जम जाता है। शब्द स्थिर हो जाते हैं, जैसे बर्फ में जमा हुआ पानी। लेकिन जीवंत पूछताछ में एक लचीलापन होता है, एक गतिशीलता होती है। ये वैसा ही है जैसे किसी संगीत को सिर्फ नोट्स में लिखकर उसकी आत्मा को समझने की कोशिश करना। मान लीजिए आप किसी संगीतकार को सुन रहे हैं। क्या आपको सिर्फ वही नोट सुनाई देते हैं जो कागज पर लिखे हैं? बिल्कुल नहीं। आपको उसकी भावना सुनाई देती है, उसका जुनून महसूस होता है, उसकी आत्मा की आवाज आपके दिल तक पहुंचती है। असली संगीत तो तब जन्म लेता है जब वो बजाया जाता है, महसूस किया जाता है, जिया जाता है। दर्शन भी ठीक इसी तरह है। इसकी असली खूबसूरती तब सामने आती है जब ये जिया जाता है, अनुभव किया जाता है। जब हम इसे अपने दैनिक जीवन में उतारते हैं, तब ये हमारे लिए एक जीवंत शक्ति बन जाता है। सुकराती पद्धति इसी जीवंतता को बनाए रखने का तरीका है। जब हम किसी से पूछते हैं, तुम्हारा मतलब क्या है, या तुम इसे कैसे जानते हो, तो हम सिर्फ जानकारी नहीं मांग रहे, हम उस व्यक्ति को अपनी सोच को गहराई से देखने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। ये एक तरह का मानसिक योग है जो हमारी चेतना को लचीला और जागरूक बनाता है। ये प्रक्रिया बहुत ही सुंदर है। जैसे कोई कुम्हार मिट्टी को धीरे धीरे आकार देता है, वैसे ही ये सवाल हमारी सोच को आकार देते हैं। हर सवाल हमारे मन की कोई ना कोई परत को छूता है, हमारी समझ को थोड़ा और साफ करता है। कभी कभी ये सवाल हमें परेशान भी कर सकते हैं, जैसे जब हम किसी आरामदायक जगह से उठकर चलने को कहे जाते हैं। लेकिन यही परेशानी हमारी वृद्धि का कारण बनती है। जैसे बीज को अंकुरित होने के लिए अपना खोल तोड़ना पड़ता है, वैसे ही हमें भी अपनी पुरानी सोच के खोल से बाहर निकलना पड़ता है। दर्शन में निश्चितता का दुश्मन होना कोई नकारात्मक बात नहीं है। ये एक सकारात्मक शक्ति है जो हमें जड़ता से बचाती है। जब हम अपने विचारों को पत्थर की लकीर मान लेते हैं तो हमारी बुद्धि सुस्त हो जाती है। ये वैसा ही है जैसे कोई तालाब जिसमें पानी का बहाव रुक गया हो। धीरे धीरे उसमें काई जम जाती है, मच्छर पनपने लगते हैं। लेकिन जब हम अपने विश्वासों को भी सवालों के घेरे में रखते हैं तो हमारी समझ लगातार परिष्कृत होती रहती है। ये एक निरंतर शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, जैसे नदी अपने पानी को साफ रखती है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये प्रक्रिया हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि मुक्त करने के लिए है। जब हम अपनी सीमाओं को पहचान लेते हैं तो हमारे पास उन्हें पार करने का मौका आता है। ये एक बहुत ही सुकूनदायक एहसास है। ये प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। हर जवाब नए सवाल जन्माता है और यही दर्शन की खूबसूरती है। ये एक अनंत यात्रा है जहां मंजिल से ज्यादा रास्ता महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमारे सवाल और भी गहरे होते जाते हैं और हमारी समझ और भी सूक्ष्म होती जाती है। इस यात्रा में हमें जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। प्रकृति हमें धैर्य सिखाती है। देखिए कैसे एक पेड़ धीरे धीरे बढ़ता है, कैसे फूल अपने समय पर खिलते हैं। हमारी दार्शनिक समझ भी इसी तरह धीरे धीरे पकती है। आधुनिक समय में ये और भी जरूरी हो गया है। आज हमारे पास जानकारी की बाढ़ है, लेकिन समझ की कमी है। हर कोई अपनी राय को सच मानकर बैठा है। सोशल मीडिया पर हर व्यक्ति एक एक्सपर्ट बन गया है। ऐसे में सुकराती सवाल पूछना एक तरह की आध्यात्मिक सेवा है। ये लोगों को अपनी धारणाओं पर फिर से विचार करने के लिए प्रेरित करता है। आज के समय में हमें इंस्टेंट आंसर्स चाहिए, लेकिन दर्शन हमें सिखाता है कि कुछ चीजों के लिए समय चाहिए। जैसे अच्छी चाय बनाने के लिए पत्ती को
पानी में घुलने का समय देना पड़ता है, वैसे ही गहरे सवालों को अपना जवाब देने का समय देना पड़ता है। जब हम किसी से पूछते हैं, क्या तुम वाकई इसे जानते हो या सिर्फ मानते हो, तो हम उसे एक गहरी आत्म खोज की तरफ ले जा रहे हैं। ये प्रक्रिया कभी-कभी असहज हो सकती है, लेकिन यही असहजता हमारी चेतना को जगाती है। जैसे सोए हुए पैर में सुई चुभने से वो जाग जाता है, वैसे ही सवाल हमारी सुस्त बुद्धि को जगाते हैं। लेकिन ये जगाना कोई हिंसक प्रक्रिया नहीं है। ये बहुत ही कोमल और प्रेमपूर्ण तरीके से होता है। जैसे सुबह की धूप धीरे धीरे हमें नींद से जगाती है, वैसे ही ये दार्शनिक सवाल हमारी चेतना को धीरे धीरे जगाते हैं। दर्शन का ये संवादात्मक स्वरूप हमें सिखाता है कि सच्चाई कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। ये एक सामूहिक खोज है जहां हर व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण है। जब हम एक दूसरे से सवाल पूछते हैं तो हम मिलकर सच्चाई के करीब पहुंचते हैं। ये एक तरह का बौद्धिक सहयोग है जो हमारी व्यक्तिगत सीमाओं को पार करने में मदद करता है। ये सहयोग बहुत ही खूबसूरत है। जैसे कई आवाजें मिलकर एक सुंदर गाना बनाती हैं, वैसे ही कई मन मिलकर सच्चाई की तलाश करते हैं। हर व्यक्ति अपना अनुभव, अपनी समझ लेकर आता है और इस तरह हमारी सामूहिक समझ और भी समृद्ध हो जाती है। इस प्रक्रिया में धैर्य बहुत जरूरी है। जल्दबाजी में मिले जवाब अक्सर सतही होते हैं। गहरे सवाल धीरे धीरे अपना जवाब देते हैं, जैसे कोई फूल अपने समय पर खिलता है। हमें इस प्राकृतिक गति का सम्मान करना चाहिए और अपनी जिज्ञासा को जिंदा रखना चाहिए। ये धैर्य हमें इनर पीस देता है। जब हम जानते हैं कि हमारी खोज में जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, तो हम रिलैक्स्ड हो जाते हैं। हमारा मन शांत हो जाता है और इस शांति में हमारी समझ और भी साफ हो जाती है। दर्शन की ये जीवंत परंपरा हमें सिखाती है कि ज्ञान कोई मृत वस्तु नहीं है जिसे हम इकट्ठा करके रख सकें। ये एक जीवित प्रक्रिया है जो हमारे साथ साथ बढ़ती और विकसित होती रहती है। जैसे एक माली अपने बगीचे की देखभाल करता रहता है, वैसे ही हमें अपनी सोच की देखभाल करते रहना चाहिए। ये देखभाल एक प्रेमपूर्ण काम है। हम अपने मन को पानी देते हैं जिज्ञासा के रूप में, उसे धूप देते हैं नए अनुभवों के रूप में और उसकी छटाई करते हैं सवालों के रूप में। इस तरह हमारी आंतरिक दुनिया एक खूबसूरत बगीचा बन जाती है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, दर्शन हमें अकेलेपन से बचाता है। जब हम सवाल पूछते हैं तो हम दूसरों से जुड़ते हैं। हम महसूस करते हैं कि हमारी जिज्ञासा, हमारे संघर्ष, हमारी खोज में हम अकेले नहीं हैं। हजारों साल से इंसान यही सवाल पूछ रहा है, यही खोज कर रहा है। अंत में यह समझना जरूरी है कि दर्शन कोई शौक नहीं है, बल्कि जीने का तरीका है। जब हम अपने दैनिक जीवन में सुकराती सवाल पूछने की आदत डाल लेते हैं, तो हमारा पूरा जीवन एक दार्शनिक यात्रा बन जाता है। हर अनुभव एक सबक बन जाता है, हर मुलाकात एक संवाद बन जाती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही सुंदर है। जैसे कोई ऑर्डिनरी सा दिन अचानक स्पेशल बन जाता है जब हम उसे नई नजर से देखते हैं, वैसे ही हमारा जीवन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है जब हम उसे दार्शनिक नजरिए से देखते हैं। यही है दर्शन की असली शक्ति। ये हमें जिंदा रखता है, सवाल पूछने के लिए प्रेरित करता है और हमारी चेतना को लगातार विकसित होने का मौका देता है। ये एक ऐसी यात्रा है जिसका कोई अंत नहीं, लेकिन हर कदम पे नई खुशी और नई समझ मिलती रहती है। और इसी निरंतर खोज में, इसी अनंत संवाद में हमें जीवन की सच्ची शांति और संतुष्टि मिलती है। दर्शन की दुनिया में एक ऐसा नाम है जो हमेशा से ही सबसे अलग रहा है, सुकरात। ये वो व्यक्ति था जिसने कभी ये दावा नहीं किया कि वो सब कुछ जानता है, बल्कि उसने कहा था कि वो सिर्फ एक बात जानता है, कि वो कुछ भी नहीं जानता। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन इसी सोच ने पूरी दुनिया के दर्शन को एक नई दिशा दी है। जैसे एक शांत नदी अपने किनारों को धीरे धीरे बदलती रहती है, वैसे ही सुकरात के विचारों ने मानवीय सोच की धारा को एक नया रूप दिया है। आज हम इस शांत यात्रा में सुकरात के साथ चलेंगे और समझेंगे कि क्यों उसने दर्शन को एक निरंतर चलने वाली यात्रा माना था। हम देखेंगे कि कैसे उसके सवाल पूछने के तरीके ने प्लेटो, अरस्तु और बाद की पीढ़ियों को प्रभावित किया। और अंत में हम इस बात पर विचार करेंगे कि दर्शन वास्तव में क्या है, एक ऐसी खोज जो तब तक जिंदा रहती है जब तक हम सवाल पूछते रहते हैं।
सुकरात का जन्म लगभग 470 ईसा पूर्व में एथेंस में हुआ था। उस समय एथेंस ज्ञान और कला का केंद्र था। यहाँ की गलियों में कवि, कलाकार और विचारक घूमते रहते थे। लेकिन सुकरात ने जो रास्ता चुना वो बिल्कुल अलग था। वो बाजारों में, सड़कों पर लोगों के बीच जाकर सवाल पूछता था। कल्पना करिए एक ऐसे व्यक्ति की जो अपने आसपास के लोगों से बहुत ही सरल लहजे में पूछता है, न्याय क्या है, साहस क्या है, प्रेम क्या है। लेकिन जब लोग इन सवालों का जवाब देने की कोशिश करते थे तो वे पाते थे कि ये उतना आसान नहीं था जितना लगता था। सुकरात की खासियत ये थी कि वो कभी भी सीधे जवाब नहीं देता था, बल्कि वो और सवाल पूछता था। अगर कोई कहता था कि साहस का मतलब है युद्ध में बहादुरी दिखाना, तो सुकरात बहुत ही शांत आवाज में पूछता था कि क्या वो व्यक्ति साहसी है जो बिना सोचे समझे लड़ाई में कूद जाता है, या वो जो सोच समझकर सही समय पर सही काम करता है। क्या एक माँ जो अपने बीमार बच्चे की देखभाल करती है वो भी साहसी है। इस तरह के सवालों से लोग धीरे धीरे समझ जाते थे कि उनकी समझ अधूरी है। ये तरीका आज सुकराती पद्धति के नाम से जाना जाता है। इसमें सवाल पूछकर व्यक्ति को अपनी गलत धारणाओं को पहचानने में मदद की जाती है। ये एक बहुत ही जेंटल प्रोसेस है, जैसे कोई स्किल्ड गार्डनर धीरे धीरे खरपतवार हटाकर फूलों को खिलने का मौका देता है। सुकरात का मानना था कि सच्चा ज्ञान तभी मिलता है जब हम अपनी अज्ञानता को स्वीकार करते हैं। जब हम ये मान लेते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं तो हमारी सीखने की यात्रा वहीं रुक जाती है। दोस्तों, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। सुकरात ने दर्शन को एक डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक जर्नी माना था। उसके लिए दर्शन का मतलब था निरंतर सवाल पूछना, निरंतर खोजना, निरंतर सीखना। वो जानता था कि जिस दिन हम सवाल पूछना बंद कर देंगे उसी दिन हमारी बौद्धिक मृत्यु हो जाएगी। ये वैसा ही है जैसे एक फ्लोइंग रिवर अगर रुक जाए तो वो सड़ने लगती है। सुकरात के इस दृष्टिकोण का सबसे गहरा प्रभाव उसके शिष्य प्लेटो पर पड़ा। प्लेटो ने अपने गुरु की शिक्षाओं को न केवल संरक्षित किया बल्कि उन्हें आगे बढ़ाया भी। प्लेटो की डायलॉग्स में हम देख सकते हैं कि कैसे सुकरात के सवाल पूछने का तरीका एक कला बन गया था। ये एक ऐसी कला थी जिसमें पेशेंस और कंपैशन दोनों की जरूरत थी। प्लेटो ने इसे और भी रिफाइंड बनाया और दिखाया कि कैसे सही सवाल पूछकर हम सत्य तक पहुंच सकते हैं। प्लेटो का फेमस एलेगरी ऑफ द केव इसी सुकराती परंपरा का हिस्सा है। इसमें वो दिखाता है कि कैसे हम अक्सर अपनी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग में फंसे रहते हैं और सच्चाई को देखने के लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। ये भी एक तरह से सुकरात की उसी शिक्षा का विस्तार है कि हमें अपनी अज्ञानता को स्वीकार करना चाहिए। जैसे गुफा में बंधे हुए कैदी शैडोज को रियलिटी समझते हैं, वैसे ही हम भी अक्सर अपनी अजम्पशंस को ट्रूथ मान लेते हैं। प्लेटो के बाद अरस्तु आया, जो प्लेटो का शिष्य था। अरस्तु ने सुकराती पद्धति को एक नया आयाम दिया। उसने सिस्टमैटिक थिंकिंग को बढ़ावा दिया और लॉजिक के नियम बनाए। लेकिन अरस्तु ने भी सुकरात की मूल भावना को बनाए रखा कि ज्ञान की खोज एक निरंतर प्रक्रिया है। अरस्तु ने कहा था कि वंडर यानी आश्चर्य दर्शन की शुरुआत है। जब हम किसी चीज को देखकर आश्चर्य करते हैं तभी हमारे मन में सवाल जन्म लेते हैं। ये वैसा ही है जैसे एक छोटा बच्चा पहली बार तारों को देखकर पूछता है कि ये क्या है। अरस्तु ने एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन को भी महत्व दिया। उसने कहा कि हमें न केवल सोचना चाहिए बल्कि देखना और अनुभव भी करना चाहिए। यह भी सुकराती परंपरा का ही विकास था, क्योंकि सुकरात भी हमेशा प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जाम्पल्स देता था। वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को एवरीडे एक्सपीरियंसेस के थ्रू समझाता था। समय के साथ सुकराती क्वेश्चनिंग मेथड ने पूरे वेस्टर्न फिलॉसफी को प्रभावित किया। मिडीवल पीरियड में टॉमस एक्विनस जैसे विचारकों ने इसे क्रिश्चियन थियोलॉजी के साथ जोड़ा। उन्होंने दिखाया कि कैसे रीजन और फेथ दोनों मिलकर डीपर अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचा सकते हैं। रेनेसांस में ह्यूमनिस्ट्स में इसे फिर से जिंदा किया। मॉडर्न पीरियड में डेकार्त ने मेथोडिकल डाउट के थ्रू इसी परंपरा को आगे बढ़ाया। डेकार्त का फेमस स्टेटमेंट आई थिंक देयरफॉर आई एम भी एक तरह से सुकराती अप्रोच का ही रिजल्ट है। उसने सब कुछ पर डाउट किया, सब कुछ पर सवाल उठाए और अंत में एक ऐसी बात पर पहुंचा जिस पर डाउट नहीं किया जा सकता था कि वह सोच रहा था।
ये प्रोसेस भी बहुत ही जेंटल और सिस्टमैटिक थी, जैसे कोई आर्कियोलॉजिस्ट धीरे धीरे मिट्टी हटाकर ट्रेजर्स को खोजता है। एनलाइटनमेंट के दौरान कांट ने क्रिटिकल फिलॉसफी की शुरुआत की। उसने पूछा कि हम क्या जान सकते हैं और कैसे जान सकते हैं। ये भी सुकराती परंपरा का ही हिस्सा था। कांट ने दिखाया कि हमारी नॉलेज की भी लिमिट्स हैं और हमें इन लिमिट्स को समझना चाहिए। ये एक बहुत ही हम्बल अप्रोच थी। आधुनिक समय में भी ये परंपरा जिंदा है। विटकिंस्टाइन ने लैंग्वेज के बारे में फंडामेंटल क्वेश्चंस पूछे। उसने दिखाया कि हमारी भाषा ही हमारी रियलिटी को शेप करती है। एग्जिस्टेंशियलिस्ट ने ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में गहरे सवाल उठाए। पोस्ट मॉडर्न फिलोसोफर्स ने ट्रुथ और रियलिटी की नेचर पर सवाल खड़े किए। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, आज के डिजिटल एज में भी सुकराती मेथड की रेलेवेंस बनी हुई है। जब हम फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन से घिरे हुए हैं, तो सुकरात का ये सिखाना कि हमें हर चीज़ पर सवाल करना चाहिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। सोशल मीडिया के इस युग में जहां इन्फॉर्मेशन की बाढ़ आई हुई है, हमें और भी केयरफुली सोचना पड़ता है। क्रिटिकल थिंकिंग, जो आज एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो भी सुकराती परंपरा का ही विकास है। जब हम स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि वह इंफॉर्मेशन को ब्लाइंडली एक्सेप्ट ना करें बल्कि उस पर सवाल उठाएं, तो हम वही काम कर रहे हैं जो सुकरात 2500 साल पहले करता था। ये एक टाइमलेस अप्रोच है। साइंटिफिक मेथड भी एक तरह से सुकराती अप्रोच का ही विकास है। साइंटिस्ट्स हाइपोथेसिस बनाते हैं, उन्हें टेस्ट करते हैं और अगर वे गलत साबित हो जाती हैं तो नई हाइपोथेसिस बनाते हैं। ये भी एक निरंतर क्वेश्चनिंग की प्रोसेस है। यहाँ भी ह्यूमिलिटी की जरूरत होती है, ये स्वीकार करने की कि हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग इनकम्प्लीट हो सकती है। अब आते हैं इस फंडामेंटल क्वेश्चन पर कि दर्शन वास्तव में क्या है। सुकरात के पर्सपेक्टिव से देखें तो दर्शन कोई फिक्स्ड बॉडी ऑफ नॉलेज नहीं है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम एक बार सीख लें और फिर हमारा काम खत्म हो जाए। दर्शन एक एटीट्यूड है, एक अप्रोच है, एक वे ऑफ लाइफ है। ये वैसा ही है जैसे ब्रीदिंग। ये एक निरंतर प्रोसेस है। दर्शन का मतलब है क्यूरियोसिटी को जिंदा रखना, ये है वंडर को बनाए रखना, ये है अजम्पशंस पर सवाल उठाना, ये है कंफर्टेबल आंसर्स से संतुष्ट ना होना। जब हम ये सब करना बंद कर देते हैं तो दर्शन मर जाता है। ये एक लिविंग ट्रेडिशन है जो हमारी एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहती है। यहाँ एक बहुत ब्यूटीफुल पैराडॉक्स है। दर्शन तभी जिंदा रहता है जब वो अपने आप पर भी सवाल उठाता रहता है। जिस दिन दर्शन ये मान लेता है कि उसके पास सभी जवाब हैं, उसी दिन वो दर्शन नहीं रह जाता। ये सुकरात की सबसे बड़ी देन है, ये समझ कि इग्नोरेंस को एक्नॉलेज करना विजडम की शुरुआत है। ये एक बहुत ही जेंटल और हम्बल अप्रोच है। आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये और भी रेलेवेंट हो जाता है। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है बल्कि ओवरलोड है। ऐसे में सुकराती अप्रोच हमें सिखाता है कि हमें ना केवल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए बल्कि उस पर क्रिटिकली थिंक भी करना चाहिए। ये एक स्किल है जिसकी आज बहुत जरूरत है। फिलॉसफी एज एन एंडलेस परस्यूट ऑफ क्वेश्चंस, ये कॉन्सेप्ट आज भी उतना ही पावरफुल है जितना सुकरात के समय में था, क्योंकि ह्यूमन एक्सपीरियंस निरंतर बदलता रहता है, नई टेक्नोलॉजीज आती रहती हैं, नए चैलेंजेस आते रहते हैं, इसलिए हमें भी निरंतर नए सवाल पूछने पड़ते हैं। ये एक नेवर एंडिंग जर्नी है और इसी में इसकी ब्यूटी है। जब क्वेश्चनिंग रुक जाती है तो न केवल दर्शन मरता है बल्कि ह्यूमन प्रोग्रेस भी रुक जाती है। हिस्ट्री में हमने देखा है कि जब भी सोसाइटीज ने क्वेश्चनिंग को डिस्करेज किया है, वहां इंटेलेक्चुअल स्टैग्नेशन आया है। इसलिए सुकरात का ये मैसेज आज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। यह हमें याद दिलाता है कि ओपननेस और ह्यूमिलिटी कितनी जरूरी हैं। अंत में सुकरात हमें यह सिखाता है कि दर्शन कोई एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, यह लाइफ का एक तरीका है। यह है हर दिन अपने बिलीव्स को एग्जामिन करना, यह है अपने अजम्पशंस पर सवाल उठाना, यह है हम्बल रहना और यह स्वीकार करना कि हमारी जर्नी अभी भी जारी है। यह एक पीसफुल और फुलफिलिंग वे ऑफ लिविंग है। सुकरात की लेगेसी यह है कि उसने हमें दिखाया कि विजडम का मतलब सब कुछ जानना नहीं है, बल्कि यह जानना है कि हम कितना कम जानते हैं। और यही वो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से सच्ची लर्निंग शुरू होती है। ये एक जेंटल रिमाइंडर है कि हमारी जर्नी में अभी भी बहुत कुछ डिस्कवर करना बाकी है।